वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, जीएस के एक और फुल लेंथ टेस्ट में आपका स्वागत है। 3 फुल लेंथ हो चुके हैं, ये चौथा है। सेक्शन वाइज टेस्ट भी चल रहे हैं, उसको आप देख सकते हो। जितना ज़्यादा आप टेस्ट को लगा लोगे उतना आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। ये उनके लिए जो कम से कम 1 साल के से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वो खाली 10 फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मैं करंट के करा चुका हूँ। ऐसे ही 500 हिस्ट्री के, जोग्राफी के, करंट साइंस के, इन्वायरमेंट के करा ही चुका हूँ, वो देख डालो। हिस्ट्री का कल मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, जोग्राफी, साइंस, इतना देख डालो, पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। कट ऑफ निकालने भर का, ठीक है। तो चलिए, और अभी तक अगर इसको टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन करा है तो UPPCS लेटेस्ट न्यूज़ को टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला मैचिंग करना है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रांत हैं, कौन सा सही है ये बताना है। कोट डिजी आपको पता है, ये सिंध प्रांत में है। कहाँ है? सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, ठीक है। रंगपुर बहुत फेमस है, पता होगा आपको। रंगपुर कहाँ पड़ेगा? गुजरात का काठियावाड़ जिला में रंगपुर है। रोपड़ भी पता होगा आपको, पंजाब का रोपड़ जिला, ठीक है। लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला। यानी इसके हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिख साम्राज्य के बीच मुदकी की लड़ाई वर्ष 1845 में हुई थी, ठीक है। तो बैटल ऑफ कौन सा पूछे आपको? मुदकी, तो किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश और सिख के बीच में 1845 में। पहली बात ये सही है। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिख साम्राज्य के बीच अलीवॉल की लड़ाई कब हुई थी? 1846 में। अब बैटल ऑफ अलीवल किसके बीच में हुई? सिख और ब्रिटिश के बीच में, 1846 में। मुदकी की लड़ाई 1845 में, सिख और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। इतना तो पता चल गया आपको। तीसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिख साम्राज्य के बीच सोब राय की लड़ाई 1845 में हुई। तो दोस्तों, सोब राय की जो लड़ाई है ये 1845 में नहीं, 1846 में हुई थी। कब हुई थी? 1846 में, ठीक है। तो याद रखना है कौन कौन सा है। मुदकी की लड़ाई 45, सोब राय की लड़ाई 46, अलीवल की लड़ाई भी 46। किसके बीच में? ब्रिटिश और अंग्रेजों, ब्रिटिश और सिख के बीच में। और रामनगर की लड़ाई भी ब्रिटिश और सिख के बीच में हुई 1848 में, ठीक है। तो ये चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है। भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण करा था? 337 से 326 ईसा पूर्व, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कलिंग की विजय 261 में हुई थी अशोक द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना 321 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 536 BC, ये गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में, 563 BC में। तो चौथा गलत है, 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा देख लेते हैं। इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है भैया। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल, वत्सराज का शासनकाल, मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम का। तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल रहा है 609 से 642 ईस्वी, पहली चीज़। वत्सराज का रहा है 775 से 800 ईस्वी। मिहिर भोज का शासनकाल रहा है 836 से 885, 836 से 885 ईस्वी में। और महेंद्रपाल प्रथम का रहा है 885 से 910, 885 से 910, ठीक है। 609 से 642, 775 से 800, 836 से 885, 885 से 910, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं, सही विकल्प कौन सा है। निम्नलिखित में से ये बताना है आपको कौन सा विकल्प सही है, ठीक। विक्रम संवत, तो विक्रम संवत दोस्तों पता होगा आपको कब से शुरू होता है? 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है, यानी ये होना चाहिए था। शक संवत 78 ईस्वी से शुरू होता है, 78 AD से, यानी ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ठीक है। यानी ये दोनों तो गलत मैच हो रहे हैं। गुप्त शासन का आरंभ लगभग 320 ईस्वी से होता है, ये ठीक है। और मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है 125 ईसा पूर्व में, ये ठीक है। फिर पुष्यमित्र शुंग शुंगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करता है, यानी 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। छठे में इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तलाईकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सेमल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है और याद होना चाहिए आपको। चौसा का युद्ध, तलाईकोटा का युद्ध, सेमल और बिलग्राम। चलिए, तो दोस्तों देखिए, चौसा का तो आपको पता होगा, बहुत फेमस युद्ध है, 1539 में। किसके बीच में होता है? शेरशाह और हुमायूं, शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच में, ठीक है। तलाईकोटा का युद्ध होता है 1565 में, दक्कन और विजयनगर साम्राज्य के बीच में, ठीक है। दक्कन और विजयनगर साम्राज्य। सामेल का युद्ध 1544 में हो जाता है। कब होता है? 1544 में। ये किसके बीच में होता है? शेरशाह और मालदेव राठौड़ के बीच में। बेलग्राम का युद्ध दोस्तों, बेलग्राम का युद्ध कब होता है? 1540 में, 1540, ये इंपॉर्टेंट है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में ये भी होता है।
शेरशाह हुमायूं के बीच में बिलग्राम 1540, शेरशाह हुमायूं के बीच में 1539, चौसा का युद्ध, तलाईकोटा 1565, शामिल का 1544। यानी कौन सा इसके हिसाब से सही होना चाहिए? 2 4 1 3 नहीं, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ठीक है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 7 में सही विकल्प बताना है, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। जैन साहित्य को अगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन लिटरेचर इज कॉल्ड अगम डॉक्ट्राइन, तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में पावा में एक जैन संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे। महावीर स्वामी हैड एस्टैब्लिश जैन संघ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इन पावा विच हैड 11 मेजर फॉलोअर्स, ये भी सही हो जाएगा। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन उस जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने थे। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, सुधर्मन हैड बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ, ठीक है ये भी। जैन धर्म के 12 अंग हैं जिसमें द्वितीय जैन सभा के दौरान संकलित किया गया था। मतलब कह रहा है देयर आर 12 अंगास ऑफ जैनिज्म, दे वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग सेकेंड जैन काउंसिल, ठीक है। तो ये दोस्तों 12 अंग तो है, पर ये सेकेंड जैन काउंसिल में नहीं, फर्स्ट जैन काउंसिल या प्रथम जैन काउंसिल में इसको संकलित किया गया था। यानी 1 2 3 बिल्कुल सही है, चौथा गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक, कौन सा विकल्प सही है। चोल काल में गांवों के कारोबार की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वरियम कहा जाता था। क्या कहते थे? वरियम। तो आपसे पूछे वरियम क्या था? वरियम चोला पीरियड के समय जो गांवों के काम को देखती थी उसको वरियम बोलते थे, याद रखिएगा इसको, ठीक। दूसरा, चोल प्रशासन में पहाड़ी कवल का आशय गांव की चौकीदारी के शुल्क से माना जाता था। इन द चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन पहाड़ी कवल वॉज कंसीडर टू द मीन द फी फॉर गार्डिंग द विलेज, बिल्कुल सही है। जो पहाड़ी कवल क्या होते थे? जो गाँव की चौकीदारी करते थे, पहली चीज, ठीक। गांव की चौकीदारी के शुल्क के लिए जो दिया जाता था उसको पहाड़ी कवल बोलते थे। चोल प्रशासन में उर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा हुआ करती थी जिसमें ग्राम और नगर दोनों शामिल होते थे, ग्राम और नगर दोनों होते थे। चौथा, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर की विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? थिरुनेडुंगुलम शिलालेख में मिलता है। थिरुनेडुंगुलम शिलालेख से हमें क्या मिलता है? चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर की विजय का उल्लेख। तो यानी इसके चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों, चारों सही हैं। चलिए 10वां देखते हैं। कह रहा है हर्यक राजवंश के शासकों का चयन करना है, ठीक है। तो दोस्तों पता होगा हर्यका डायनेस्टी एक बिंबिसार था, उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर उदयभद्र मतलब उदायन, उदायन ने ही राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट करी थी राजधानी। मतलब बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन या उदयभद्र, 1 3 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। 11 देख लेते हैं। सही विकल्प बताना है 11 में कौन सा विकल्प सही होगा। एक पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी ने 1885 में एक सामाजिक सुधारक और मानवतावादी संगठन के रूप में सेवा सदन की स्थापना की थी। तो सेवा सदन की स्थापना किसने की? बहराम जी एम मालाबारी ने 1885 में, बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1885 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल कब बने थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथून ने 1849 में कलकत्ता में फीमेल स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम 1856 में बेथून स्कूल रखा गया था। यह भी याद रखना, जॉन इलियट कौन था? ड्रिंक वाटर बेथून। 1856 में उसका नाम वापस से बेथून स्कूल रखा गया था और बनाया था फीमेल स्कूल 1849 में। काफ़ी काम करा भी था अंग्रेज़ों ने, सही भी। यानी 1 2 3 ये तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। वर्ष 1917 में फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था दोस्तों। तो 1917 में नहीं, 1913 में करा गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल किसने करा है? फिरोज शाह मेहता ने करा है। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का 1913 में आया था जब गदर पार्टी बनी, ठीक। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक नीतियों के विरोध में किया था, तो ये भी ठीक हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में शाही स्वीकृति मिल गई। क्या मिल गई? शाही स्वीकृति। यानी 2 और 3 बिल्कुल सही है इसकी, ठीक है, 2 और 3 सही है। पहले में बस 1913 होना चाहिए था। 13 देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आई थी, ये सही है। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाई थी? 1784 में। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार के लिए वर्ष 1620 में तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया था। कहाँ पे? तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया था डेनमार्क ने। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। तीसरा कह रहा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने मुख्य कप्तान विलियम हेनरी स्लीमैन के साथ मिलकर 1829 में ठग प्रथा को समाप्त करा था। कब करा था? 1829 में नहीं, 1830 में ठग प्रथा को समाप्त करा था कैप्टन किसने? स्लीमैन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टेन्योर में, ठीक है। यानी पहला और दूसरा सही था, तीसरा गलत हो जाता, ठीक है। चलिए 14 पे आ जाते हैं।
पोर्टो नोवो की लड़ाई 1781 में मैसूर के हैदर अली और सर आयरी कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो किसके किसके बीच में? ब्रिटिश की तरफ आयरी कूट और मैसूर की तरफ हैदर अली, 1781। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष सर कॉलिन कैम्पबेल स्कॉट मॉनिक्रीफ थे। कौन थे? कॉलिन कैम्पबेल स्कॉट मॉनिक्रीफ। ये भी सही हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, 1786 में एडमिरल चार्ल्स वॉटसन को कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने के लिए लॉर्ड क्लाइव के सहायक के रूप में समुद्र के रास्ते भेजा गया था। तो ये 1786 में नहीं भेजा गया, 1756 में भेजा गया था, है ना। अगले साल जो बैटल ऑफ प्लासी था तब था ना, रॉबर्ट क्लाइव 86 में थोड़ी था, 1756 होना चाहिए था, यानी पहला दूसरा। थोड़ा सा भी दिमाग लगाते कर ले जाते कि बक्सर में 1764 में, है ना, और 1786 फिर कहाँ से आ जाएगा ये आपका कौन? लॉर्ड क्लाइव। तो ये हो जाएगा, यानी पहला दूसरा तो सही है। 15 पे आते हैं, 15 क्या कह रहा है? 15 में पूछ रहा है फिर से सही क्या है ये बताना है। 1687 में जब औरंगजेब गोलकुंडा किले पर कब्जा कर लिया था औरंगजेब ने, उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, याद रखिएगा, पूछ सकता है, अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है। ये दूसरा क्या कह रहा है? युवाओं को बहादुर बनाने और उन्हें अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। किसकी? लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। तो ये गलत है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी इसकी स्थापना। ठीक है, किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने नहीं। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक, ये गलत है। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह की मदद से की गई थी। बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह की मदद से। ये ठीक है, यानी 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही का चयन करना कौन सा सही है? एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में उनके साथ रहने के दौरान विवरण दिया था। वेब मिलर 1930। ठीक है। ये 24 सितंबर 1932 को भीमराव रामजी अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, पूना पैक्ट याद रखिएगा 1932 में हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है पूना पैक्ट में भीमराव अंबेडकर के साथ मदन मोहन मालवीय दूसरे हस्ताक्षरकर्ता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इस टाइप के सवाल पूछता है, देखिए, और ये सिर्फ SCSC टेस्ट सीरीज ऐसी बनाता है। जैसे देखो ROR में पूछा साइमन कमीशन दूसरी बार भारत कब आया, मोस्ट ऑफ द बुक्स में है ही नहीं ये सब। तो समझ रहे हो, हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ही चलते हैं, क्या क्या आ सकता है। कई लोगों को वो ज़्यादा लगता है, पर भाई क्या कर सकते हैं, मत पढ़िए, जो पढ़ता है वो निकालता है। तीनों सही है। ठीक है, दूसरे हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? देखिए, अब नॉन कोऑपरेशन कब हुआ, सिविल डिसऑबिडेंस कब हुआ, ये सब तो सबको पता है यार। आयोग क्या पूछता है उसके अंदर का मामला, समझ लो। जो सबको पता है वो आयोग को पता है कि ये सबको पता है, इसलिए मैं वो नहीं पूछूंगा, समझ लो। थोड़ा बिटवीन द लाइंस घुसो, आयोग को समझो, पैटर्न को समझो। चलिए, शिमला डेपुटेशन वाइसरगिल लॉज में आगा खान तृतीय के नेतृत्व में कितने प्रमुख भारतीय मुस्लिम नेताओं वाली एक सभा थी, जिसने अक्टूबर 1906 में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी। तो कितना डेनुडेशन गया था? 35 लोगों का। कितने? 35 लोगों का। अब ये सब सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम पीरियड याद रखना, 1906, कितने लोग थे? 35। ठीक, 18 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कौन सा सही है बताना है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, कौन सा? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1919 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी थी। 1919 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है। चित्तरंजन दास को स्वतंत्रता पूर्व समय में भारत के भावी लेनिन के रूप में जाना जाता है। भारत के भावी लेनिन के रूप में किसको जानते हैं? चित्तरंजन दास को। ये भी ठीक है। मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में। ठीक है। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने 1903 में किया था। तो दोस्तों करा तो था दादा भाई नौरोजी ने, समय गलत है, 1901 में किया था। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, 1901 में करा था, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। 19 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन चयन करना है, कौन सा कथन गलत होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषाओं और रीति रिवाजों में प्रशिक्षित करने के लिए 1800 में लॉर्ड वेल्जली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1800 में लॉर्ड वेल्जली ने करी। ये ठीक है। बिहार के पटना में केंद्रित सैयद अहमद बरेलवी सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन 1820 में हुआ।
तो वहाबी आंदोलन कब हुआ? 1820 में सैयद अहमद बरेलवी के। और फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं। भारत में पहली चाय कंपनी असम कंपनी की स्थापना कब हुई? 1839 में। ये सब याद रखना पड़ेगा, चाहे तो नोट्स बना सकते हो। 1839 में असम में। भाई अभी नहीं काम है, बाई चांस भगवान ना करे, ठीक है, कोई पनौती लग जाए, आपका इस साल कट ऑफ नहीं निकला, अगले साल ये काम आएगा, तो इसलिए यार मेहनत कर लोगे अभी ना तो आगे काम ही आएगी, ख़राब नहीं होगी। तो पहली असम कंपनी की स्थापना हुई थी चाय की 1839। कोई गलत नहीं है इनमें से, कोई भी गलत नहीं है। 20वां देखते हैं। वर्ष 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? लाहौर में स्थापित किया 1870 में, ठीक है। भारतीय के लिए भारत का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में दिया था। भारतीय के लिए भारत का नारा जो है स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस वॉज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती 1876। महाराष्ट्र सोशल रिफॉर्मर या महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाला हरि देशमुख लोकतिवादी के रूप में प्रसिद्ध थे। ये भी सही है। और 1891 में बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ। एज का मतलब एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था 1891 में। शादी वादी के लिए जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था 1891 में आया। चारों स्टेटमेंट सही है, कोई गलत नहीं है। मम्मी मम्मी मुझे नान खटाई खानी है, ये सब साले घूमा ही करते हैं गलियों में। लोकल एरियाज में रहने में यही है, नोएडा वोएडा में ये सब नहीं होता है। मम्मी मम्मी मुझे नान खटाई खानी है, मेरठ की नान खटाई। उधर से आ रहा गाड़ी वाला, ये घर से कचरा, उधर से चाट वाला आ रहा टन 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 टन। अरे यार ये भी सब खेल है और क्या एक तरीके से। उधर से आता बाल बेचू, बाल बाल बेचू। चलिए यार 21 नंबर देखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चली जाता है कभी कभी। चलिए खैर 21 देखते हैं। अकबर द्वारा जीते गए राज्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? ठीक है। वर्ष 1561 में मुगल सेनापति अब्दुल्ला खान ने चुनार में अफगानों के विरुद्ध विजय अभियान का नेतृत्व किया था दोस्तों। तो ये दोस्तों करा तो था पर 1561 में नहीं करा था, 1562 में करा था। 1562 ने मुगल सेनापति अब्दुल खान ने चुनार में अफगानों के विरुद्ध विजय अभियान का नेतृत्व किया 1562 में। ठीक, ये गलत थी स्टेटमेंट। दूसरा, 1564 में मुगल सेनापति आशफ खान ने गोंडवाना में वीर नारायण एवं दुर्गावती के विरुद्ध विजय अभियान का नेतृत्व किया था। इन 1564 मुगल कमांडर आशफ खान हैड लेड द विक्टोरियस कैंपेन अगेंस्ट वीर नारायण दुर्गावती इन गोंडवाना। तो ये ठीक है। 1562 में मुगल सेनापति सरफुद्दीन ने मेड़ता में जयमल के विरुद्ध विजय अभियान का नेतृत्व करा था। ठीक है, मेड़ता में जयमल के विरुद्ध, ये भी ठीक है। और 1568 में मुगल बादशाह अकबर ने स्वयं मेवाड़ में उदय सिंह एवं राणा प्रताप के विरुद्ध विजय अभियान का नेतृत्व किया था। तो 1568 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद करा उदय सिंह और राणा प्रताप के विरुद्ध विजय अभियान, ये भी सही है। 2, 3, 4 सही है, एक गलत था। नंबर 22 देख लेते हैं। 22 क्या कह रहा है? एक युद्ध जो 1803 और 1805 के बीच लड़ा गया था उसे डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1803 से 1805 के बीच में कौन सा लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ अगर पूछ लेता तो ये पता होगा आपको, 1749 से 54, 1749 से 54। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेगा अगर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ तो ये हुआ 1780 से 84, 1780 से 84। ठीक है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1852 से 53 में। ठीक है, 52 से 53 में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 23 पे आ जाते हैं। 23 क्या कह रहे हैं? कौन सा सही है बताना। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 1897 में की गई, स्वामी विवेकानंद ने करी, बेलूर में करी, कलकत्ता के पास। ठीक है। दुर्गाराम मंछाराम मेहता जी ने दादोबा पांडुरंग तारखड़कर और कुछ अन्य लोगों की मदद से 22 जून 1844 को सूरत में मानव धर्म सभा की स्थापना की। किसकी? मानव धर्म सभा की। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। 24 पे आ जाते हैं। 24 में सही क्या है? मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने वर्ष 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1942 में। किसने करी? मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने। ठीक। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की है। ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। तो ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हो जाती हैं दोस्तों। 25 देखते हैं। मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने मिलकर 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। बिल्कुल, अली ब्रदर्स के नाम से बहुत फेमस भी है मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है।
दूसरा कह रहा है नारायण मल्हार जोशी ने 1913 में बम्बई सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी। तो 1913 नहीं, 1911 में करी। किसने करी? नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में करी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, पहले गैर यूरोपीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 1923 में विश्व भारती की स्थापना करी। तो 1923 में नहीं, 1921 में विश्व भारती की स्थापना करी। ठीक है, 1921 में। यानी इसका सिर्फ पहला सही था, 2 और 3 गलत हो जाता। ठीक है, 26 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से गलत का चुनाव करना है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ त्रिंबक तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ये भी ठीक हो जाएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी नीतियों और एल्बर्ट बिल विवाद के कारण किया गया था। तो ये भी सही है, इसमें से कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 27। सही विकल्प को चुनना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है इसमें से। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में पुणे में की थी। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले ने पुणे में की, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में जर्मनी में की थी। तो जर्मनी में नहीं की थी, लंदन में करी थी। लंदन में करी थी दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में मद्रास में करी थी। नहीं, बम्बई में करी थी। ये कहाँ करी थी? बम्बई, मुंबई मेरी जान। बम्बई में करी थी 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने, नंबर 1, 1905 में। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी दादा भाई नौरोजी ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, पुणे महाराज, 1873। ठीक, सही है, यानी इनमें से एक सही होगा सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 28 पे आ जाते हैं। जलियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920 को प्रकाशित की गई थी। कब करी गई थी? 28 मई 1920 को। ठीक है। 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। कब बना था? 8 नवंबर 1927। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तीसरा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर 8 अप्रैल 1927 को ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता था। नहीं, 1929 में फेंका था। ये कब फेंका था? 1929 में फेंका था, इसलिए इसको लाहौर षड्यंत्र बोलते हैं। क्या थी लाहौर कंस्पायरेसी? ये लाहौर षड्यंत्र। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन ब्रिटिश असेंबली 8 अप्रैल 1929 या 1929 करिए। ठीक है, यानी पहला दूसरा सही था, तीसरा गलत था। इसमें तीसरा क्या हो जाता? गलत हो जाता। 29 देखते हैं। 29 में आपको क्रोनोलॉजी सेट करनी है इसकी। मैसूर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी, पहली चीज़। अराविडू वंश की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1570 में। अराविडू वंश की स्थापना 1570। मलूक दास का जन्म 1574 में हुआ था, 1574। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक हुआ था 1509 में, 1509। तो अब देखिए इसके हिसाब से सही क्या है। 4 2 3 1, 4 2 3 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 देख लेते हैं। 30 क्या कह रहा है? सही विकल्प को चुनना है, कौन सा विकल्प सही है। दारा सिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। दारा शिकोह had himself got the Sanskrit text श्रीमद् भगवद गीता एंड योग वशिष्ठ ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दारा शिकोह ने करवाया। बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय की स्थापना करी थी। भैया इसकी बहुत ज़रूरत है, आज मोदी योगी जी को भी ये करना पड़ेगा। एक रोजगार कार्यालय बनना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्त। तीसरा कह रहा है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान सिकंदर लोदी के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया। नहीं, इल्तुतमिश का शासन था। तब किसका था? इल्तुतमिश का शासन था। ठीक है, इल्तुतमिश। चौथा कह रहा है इल्तुतमिश को खाद्यान्न पर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। इल्तुतमिश को खाद्यान्न पर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता नहीं, ये सिकंदर लोदी को जाना जाता है। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर कर समाप्ति करी थी। किसने? खुद सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर कर समाप्त करी थी। यानी सिर्फ इसका 1 और 2 सही हुआ, 3 4 गलत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइएगा। चलो भैया इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अब ये तो आता होगा आपको। अनुच्छेद 64 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 76, 120 और 124। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यह आर्टिकल 61 में दिया है। ये आर्टिकल 61 में, 64 में नहीं है, तो पता होगा आपको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में, ये तो ठीक ही है।
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 120 में आती है ना। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट आर्टिकल 120 में है। 124 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये गलत है। एनजेक जो था, जो अब हटा दिया गया, 124A में था। 124 में तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। क्या था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी इसका हिसाब से सिर्फ 2 और 3 सही है, सिर्फ 2 और 3 सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 32। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 246 में 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वर्तमान समय में संघ सूची में 98 विषय हैं, वर्तमान समय में राज्य सूची में 59, समवर्ती में 57। इसमें से कौन सा सही है बताओ? ये याद कर लो, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जब संविधान बना तब केंद्र सूची में, सेंटर में 97 सब्जेक्ट थे, स्टेट में 66 थे, और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में 47 थे। तो फ़ोन नंबर की तरह याद रख लो, 97, 66, 47, 97, 66, 47 केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्रेजेंट की बात करोगे तो केंद्र, राज्य, समवर्ती में 98, 59, 52 है। तो 98, 59, 52, 97, 66, 47। तो अब इसमें मैच करो भैया। वर्तमान में 98 है, ठीक है। वर्तमान समय में राज्य सूची में 59 है, ठीक है। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 57 है, गलत है, 52 है। यानी देखो 1 2 3 सही है। 1 2 3 कहाँ दिख रहा है? पहला ऑप्शन। कहाँ दिख रहा है? पहला ऑप्शन। चलिए 33 पे आ जाते हैं। सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है? 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, तो बिल्कुल सही है ये। और 41वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। कितनी? 62। तो ये भी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है ये। चलिए 34 पे आ जाते हैं। 34 क्या कह रहे हैं? 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के संबंध में सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही है? अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यालय 5 वर्ष और से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यालय 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करा गया था क्या इसमें? तो बिल्कुल ये भी सही तो था। इमरजेंसी के टाइम इसको बढ़ा दिया गया था, है ना, बढ़ा दिया गया था। राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कितने? 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ये सब, ठीक है। तीनों ही सही हो जाएगा। 35 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 35 में सही बताना है, कौन सा इसमें से सही होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो ज्वाइंट सिटिंग है, हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108। पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो जाएगी। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए, ये भी ठीक हो जाएगा। तीसरा है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए, तो नहीं, ये हमने यूएसए से लिए। यानी 1 और 2 सही है इसमें से। कौन सा सही है? 1 और 2, ठीक है। 36 देखते हैं। 36 में कह रहा है अंतरिम सरकार के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग में थे, बिल्कुल, ये तो पेट क्वेश्चन है, बहुतों को पता ही होगा। अरुणा असैफ अली, मतलब असैफ अली को क्या मिला था? रेलवे एवं परिवहन विभाग, ये भी सही हो जाएगा, रेलवे एवं परिवहन विभाग। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग मिला था, शिक्षा एवं कला विभाग। और गजनफर अली खान को मिला था स्वास्थ्य विभाग। गजनफर अली खान को क्या मिला था? स्वास्थ्य विभाग। यानी पहला दूसरा सिर्फ इसमें सही होगा। 37 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। मेघालय की स्थापना कब हुई थी? नागालैंड की कब हुई? मिजोरम और सिक्किम की, ठीक है। तो देखिए मेघालय की स्थापना हुई 1972 में, 1972 में। नागालैंड की स्थापना हुई 1963 में, 1963 में, ठीक है। मिजोरम की स्थापना अगर आपको पता हो 1987 में हुई थी। और सिक्किम की स्थापना तो पता ही होगी, 1975। बस क्रोनोलॉजी बैठा लो, इसके हिसाब से डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य वर्ष 1948 में गठित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट इन द ईयर 1948? तो ये दोस्तों मैंने आपको कई बार शॉर्ट्स के थ्रू भी पढ़ाया है, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन जाता है? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 4 होते हैं गुवाहाटी उच्च अधिकार में। असम आता है पहली चीज़, नागालैंड आता है दूसरा, मिजोरम आता है चौथा, अरुणाचल आता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। यानी इसमें तो 1 2 3 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। याद रखिएगा गुवाहाटी में कौन कौन सा आता है? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 39 देख लेते हैं। 39 में क्या कह रहा है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में है क्या? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में नहीं, न्यू दिल्ली में है।
न्यू दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली, गलत हो गया पहला मतलब। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये वर्धा महाराष्ट्र में पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना में होगा ये, यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना। और भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर कर्नाटक, यानी 2 3 4 तो बिल्कुल सही हो गया, पहला गलत होगा बस। 40 देखते हैं क्या कह रहा है, सही बताना है इसमें से कौन सा सही है। पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल है। कितनी है पंचायत के लिए? 21 साल है। नगर पालिका के सदस्य के रूप में न्यूनतम आयु 18 नहीं, इसके लिए भी 21 साल ही है, इसके लिए भी 21 है। विधानसभा का चुनाव लड़ना, विधायक बनना है तो कम से कम 25 साल, राज्यपाल बनना है तो मिनिमम 35 साल, ठीक है। यानी 1 3 4 सही है। 1 3 4 कहाँ है भैया? 1 3 4 ये रहा, ठीक है। 41 पे आ जाइए। 41 क्या कह रहे हैं? संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में सही बताना है। संघ शक्ति समिति या यूनियन पावर कमेटी कौन देख रहा था? तो यूनियन पावर कमेटी भैया हमारे जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, तो ये तो गलत है। संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन देख रहा था? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। प्रोविंशियल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अम्बेडकर। तो 3 और 4 सही होना चाहिए इसका। 42 देखते हैं। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन सदस्य थे? ये बताना है दोस्तों। तो पता होगा दोस्तों प्रारूप सदस्य में कौन कौन था? बी आर अम्बेडकर, गोपालास्वामी अयंगार, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्लाह, एन माधव और टी कृष्णाचारी। रट चुका होगा ये तो अब तक आपको, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग। तो भैया बताइए, बी आर अम्बेडकर थे? बिल्कुल बी आर अम्बेडकर तो थे ही। गोपालास्वामी अयंगर थे? बिल्कुल थे। अलादा कृष्ण स्वामी अय्यर थे? बिल्कुल थे दोस्तों। क्या जी वी मावलांकर भी थे? नहीं, ये फर्स्ट स्पीकर थे, ठीक है, जी वी मावलांकर। तो ये तो हो गया 1 2 3 सही, ठीक है। 43 देखते हैं। प्रसिद्ध न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, एन की पालकीवाला ने। और आपके के एम मुंशी ने क्या बोला? इट इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है ये। आयरिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? नहीं, ये ब्रिटिश संसद को कहा जाता है संसदों की जननी। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत राष्ट्रपति होता है? नहीं, सरकार की शक्ति का स्रोत खुद संविधान होगा। कौन होगा? संविधान ही तो होगा भाई, संवैधानिक सरकार है तो संविधान होगा। यानी 1 और 2 सिर्फ सही है इसमें। क्या सही है? 1 और 2। 44 देखते हैं। 44 क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान के भाग 4 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 4 को नहीं, भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट को कहा जाता है, ठीक है। डब्ल्यू एच मॉरिस जॉन्स ने भारतीय संविधान को सौदेबाजी का संघवाद कहा है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है। क्या बोला है? बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जॉन्स ने बोला है। स्टेटमेंट याद रखना, मॉरिस जॉन्स, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। इवॉर जनिंग ने भारत की संसद प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली बोला है। इवॉर जनिंग ने क्या बोला है? इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ द कैबिनेट सिस्टम। तो ये भी बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है बस, ठीक है, याद रखना। कैबिनेट प्रणाली किसने बोला? इवॉर जनिंग ने। सौदेबाजी का संघवाद किसने बोला है? मॉरिस जॉन्स ने। 2 और 3 सही हो जाएगा। 45 देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसे सेटलमेंट एक्ट या बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बंदोबस्त कानून नाम से, ठीक है। दूसरा 1773 नहीं, ये तो 1773 होना चाहिए और क्या। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप करा। 93 में नहीं, सिर्फ पहला सही होगा इसमें। 46 पढ़िए, सही विकल्प बताना। वर्ष 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश काउंट ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। तो ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। ये भी सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं इसमें। चलिए 47 देखते हैं। 1786 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस नियंत्रण मंडल और निदेशक मंडल के अधिकार के तहत ब्रिटिश भारत के पहले प्रभावी शासक बने थे। क्या बने थे? ब्रिटिश भारत के पहले शासक लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, बिल्कुल, जो कि बाद में 1813 पे ख़त्म करके चाय के लिए सिर्फ 20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 1833 में वो भी ख़त्म हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया था। तो 1 2 3 बिल्कुल इसका सही है, कोई गलत नहीं। चलिए 48 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को
अलग कर दिया गया दोस्तों। तो ये दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 नहीं 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा करा गया था, है ना। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया था पहली बार। दूसरा, भारत नहीं 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय रख दिया गया। तो ये तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 में आया था। मतलब कहने का है ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। मतलब पहली बार भारत में वायसराय पोस्ट आई थी भारत सरकार अधिनियम 1858 में। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए। तीसरा कह रहा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की गई थी। तो ये पता होगा दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मॉरले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू मुस्लिमों के लिए आ गया था। ये सही है सिर्फ तीसरा। 49 देख लेते हैं कौन सा सही है। मौलिक अधिकारों को केवल अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के तहत आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, 358 और 359 के तहत लगाया जाता है, मतलब हटाया जा सकता है। वो भी कब? जब इमरजेंसी लगी हो। हटाने के लिए ये आर्टिकल का यूज़ करते हैं। भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। ये ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 यानी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। कहने का मतलब है 358 के तहत सिर्फ आर्टिकल 19 को ख़त्म करा जाता है, मतलब ठीक है, आर्टिकल 19 को ख़त्म करा जाता है, और आर्टिकल 359 के तहत जितने और फंडामेंटल राइट हैं 20 और 21 को, उसको ख़त्म करा जाता है आर्टिकल 359 से। यानी ये ठीक है, 20-21 तो कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी इसमें 1, 2, 3 तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 50 देख लेते हैं। रैडक्लिफ रेखा चीन और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रैडक्लिफ लाइन, ये तो गलत हो गया। डुरंड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये ठीक है, भारत मत समझा करिए उसको। ये भारत तो ये डुरंड लाइन बहुत पहले थी जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। अब डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा है। मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच में, पाकिस्तान के साथ नहीं, यानी सिर्फ दूसरा सही है इसमें। 51 देखते हैं। 4 उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाओं को भूटान के साथ साझा करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितनी? 699 किलोमीटर। ये भी ठीक है। भूटान की आधिकारिक भाषा पश्तो है, ये गलत हो जाएगा। भूटान की आधिकारिक भाषा जो है वो जोंगखा है। क्या है? जोंगखा। क्या है? जोंगखा। और नगुलम भूटान की मुद्रा है, ये सही है। भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों? भूटान की मुद्रा है नगुलट्रम, ठीक है। और राजधानी तो थिम्पू पता ही होगी, यानी 1, 2, 4 सही है, ठीक है। जोगंखा याद रखना, जोगंखा इसकी भाषा है, पूछ सकता है। 52 देख लेते हैं। 52 में कह रहा है सही विकल्प क्या है। भारत ने 1998 में गुजराल सिद्धांतों के हिस्से के रूप में गैर पारस्परिकता की नीति का पालन किया है। इंडिया हैड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन रिस्परेस्ट्री एज पार्ट ऑफ द गुजराल प्रिंसिपल ऑफ 1998। ठीक है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का सवाल है। वैश्वीकरण के इस युग में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत ने न्यू नेबरहुड पॉलिसी 2009 में अपनाई। तो ये गलत है, 2005 में शुरू करी थी, 2005 में। तीसरा कह रहा है वर्ष 2018 में भारत ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था और अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का प्रतिपादन किया था। तो ये 2018 में नहीं, मोदी सरकार 2014 में जब आई थी तब ये शुरू हुआ था। यानी पहली स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी गलत है। 53 कह रहा है कौन सा सही है ये बताना है। IBSA यानी भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, IBSA एक का त्रिपक्षीय संविधान मंच है जिसका गठन 2003 में किया गया था। IBSA का IBSA का गठन कब हुआ था? 2003 में। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। विकासशील देशों में गरीबी और भूख के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मानव विकास परियोजना के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 2004 में IBSA फंड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी IBSA फंड की स्थापना? 2004 में, ठीक है। 1 और 2 बिल्कुल सही है दोस्तों। 54 देखते हैं। 54 में सही विकल्प क्या है ये बताना है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग तिशांगपो के नाम से जानते हैं। किससे? यारलुंग तिशांगपो को जानते हैं ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। ये दूसरा कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में शियांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को शियांग नदी के नाम से जानते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा,
बांग्लादेश के ढाका में ब्रह्मपुत्र नदी को लुइत और दिलाओ के नाम से जाना जाता है, लुइत और दिलाओ के नाम से। तो ये बांग्लादेश में नहीं, असम में जाना जाता है। असम में क्या बोलते हैं? लुइत और दिलाओ। ठीक है, क्या दिलाओ भैया? लुइत और दिलाओ। चौथा कह रहे हैं, क्या कह रहा है चौथा? ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है। गलत बात। मानसरोवर से तो वो निकलती है, इंदस नदी निकलती है। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर के पास से निकलती है। ठीक है, जो पूर्वी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। पूर्वी तिब्बत का मतलब ईस्टर्न तिब्बत, ये गलत है। दक्षिण तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दक्षिण तिब्बत से निकलती है, पूर्वी नहीं। दक्षिण तिब्बत नहीं, ईस्टर्न तिब्बत नहीं। कहाँ से? फ्लो थ्रू सदर्न तिब्बत। ठीक है, कहाँ से फ्लो करती है? सदर्न तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। ईस्ट में कहाँ फ्लो करेगी? ठीक है, यानी सिर्फ पहला दूसरा सही है इसमें, सिर्फ पहला दूसरा। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। 55 में पंचशील समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा तथा तत्कालीन प्रथम चीनी प्रधानमंत्री चाउ उन लाई के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अब यहीं से आपको दिख रहा होगा यार, ये कहाँ क्या आ गया? गुलजारी लाल नंदा उस टाइम कहाँ से आ गए? जवाहरलाल नेहरू की बात होनी चाहिए ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। दूसरा, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये ठीक है, 1954 में हुए थे। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं, पंचशील समझौते को भारत और चीन के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए 5 सिद्धांतों के समूह के रूप में अपनाया जाना था। पंचशील सिद्धांत पता होगा आपको। ठीक है, तो इसका 2 और 3 सही है, सिर्फ 2 और 3 सही हो जाएगा। 56 कह रहा है, कर्क रेखा को छूने वाले निम्नलिखित 4 शहरों को पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट में सेट करना है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट में सेट कर दीजिए भैया। कर्क रेखा को छूने वाले कौन से होंगे? तो देखिए, एक आपका हो गया शाहजहाँपुर, लोहरदगा, कृष्णानगर, उदयपुर। अब ये है कहाँ पे, पहले ये समझो। शाहजहाँपुर आपको कहाँ मिल जाएगा? ये मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, लोहरदगा ये आपका झारखंड हो गया। ठीक, कृष्णनगर ये आपको कहाँ मिल जाएगा? वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, यानी वेस्ट बंगाल हो गया, WB लिखो। उदयपुर की अगर बात करें तो ये त्रिपुरा में मिल जाएगा, त्रिपुरा। तो हो गया देखो, MP, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, यानी C हो जाएगा सही। थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल था। 57, धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक राज्य के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? कर्नाटक में हुआ, धारवाड़ क्षेत्र में। दूसरा कह रहा है, कडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र में हुआ, आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा कुड़प्पा है, ये कटप्पा वाला नहीं है। भारत में पेट्रोलियम उत्पाद तृतीयक क्रम की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर फाउंड इन दी सेडिमेंट्री रॉक ऑफ टेरिस्ट्री ऑर्डर, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें खनिज तत्वों के लिए प्रसिद्ध नहीं, कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी 1 2 3 सिर्फ इसका सही होना चाहिए। 1 2 3 इसका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 58, निम्नलिखित में से सही विकल्प का इसमें भी चयन करना, कौन सा विकल्प सही होगा? भारत की पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू अपलिफ्ट एंड सब्सिडेंस ऑफ लैंड। अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ उठना, सब्सिडेंस मतलब आधा जो सबमर्ज हो गया, डूब गया। ठीक है, या ऐसे कहो, एक प्लेट ये है, दूसरी है इसके अंदर सब्सिस्टेंस होती जा रही, खसकती जा रही है अंदर। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू और रूपांतरित चट्टानों की निचली पहाड़ियों और विस्तृत घाटियों से बना है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ लो हिल्स एंड वाइड वैलीज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी आपकी। तीसरी कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड अंगारा लैंड का एक भाग है। एज पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इंडियन लैंडमार्क इज अ पार्ट ऑफ अंगारा लैंड। कैसे हो सकता है? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना? ये गलत है। किसका पार्ट है हम लोग? गोंडवाना लैंड का, यानी 1 और 2 सही होना चाहिए। चलिए फिर से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, महान हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। महान हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है नहीं, तो ये महान हिमालय में नहीं है। ये है आपकी कौन सी हिमालय में पड़ेगी? ये आपकी पड़ेगी मध्य हिमालय में। कौन सी हिमालय में? मध्य हिमालय में या सेंट्रल हिमालय में। तो ये तो गलत है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। सबसे बाहरी श्रेणी को क्या बोलते हैं? शिवालिक, आउटर मोस्ट रेंज। बिल्कुल ये ठीक है। मतलब ऐसे था ना, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, ये मिलकर ट्रांस हिमालय बनता है। क्या बनता है? ट्रांस हिमालय, बाहर हिमालय। फिर आता है मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय। फिर आता है लेसर हिमालय, फिर पीर पंजाल, धौलाधार, नागा टिब्बा, मसूरी रेंज, है ना। फिर इधर आपका क्या आ जाता है? शिवालिक रेंज।
पढ़ा होगा आई होप आपने ज्योग्राफी में। चलिए, तो यानी ये तो दूसरी, ट्रांस हिमालय क्षेत्र महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। बिल्कुल, देखिए ना, अभी बताया ट्रांस हिमालय क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय, ये ग्रेट हिमालय इसके नॉर्थ में हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई थिंक। भाबर के मैदान की चौड़ाई पूर्वी भागों में कम तथा पश्चिमी भागों में अधिक होती है। विड्थ ऑफ भाबर प्लेन इज लेस इन ईस्ट पार्ट, मोर इन वेस्टर्न पार्ट। अब देखो ना, अगर ऋषिकेश जाओगे वो सब भाबर रीजन ही है, जहाँ बड़े बड़े पत्थरों के बीच से गंगा नदी बहती है। तो 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है। दूसरा कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में है। तो सहारनपुर में नहीं है, मेरठ में है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में है। तो ये सही है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है। 61 देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा केंद्र है, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। कहाँ है? मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। तो ये ठीक हो जाएगा। पीतल की नगरी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर है। किसके लिए? पीतल के बर्तनों के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की चंदेरी शहर को विश्व प्रसिद्ध हाथी से बुनी चंदेरी साड़ियों के लिए जाना जाता है। तो ये मंदसौर जिला नहीं है दोस्तों, ये गलत है। यहाँ पे अशोकनगर जिले के हैं। कहाँ है? अशोकनगर। अशोकनगर जिले के चंदेरी शहर को विश्व प्रसिद्ध हाथी से बुनी चंदेरी साड़ियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, यानी कौन सा सही हुआ इसका? सिर्फ पहला और दूसरा सही हो गया। कौन सा सही हो गया? पहला और दूसरा। 62 पे आ जाते हैं। बन्नी घास, कौन सी? बन्नी ग्रासलैंड के मैदान या बन्नी घास के मैदान गुजरात राज्य में कच्छ जिले की उत्तरी सीमा पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ जिले के उत्तरी सीमा पर। ठीक है। ये दूसरा, बुग्याल सामान्यतः एक प्रकार की अल्पाइन चारागाह भूमि है जो उत्तराखंड राज्य में हिमालय क्षेत्र में 3300 मीटर से 4000 मीटर के बीच की ऊंचाइयों पर पाई जाती है दोस्तों। तो ये कैसी है? ये ठीक होगा क्या? तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है खजियार वेटलैंड रावी बैसिन का हिस्सा है जो हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले में डलहौजी शहर के उत्तर पूर्व में पाया जाता है। जो खजियार वेटलैंड है वो रावी बैसिन का एक हिस्सा है जो हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले, ये गलत है दोस्तों, मंडी जिले में मंडी जिले नहीं, ये कहाँ मिलेगा? चंबा जिले में मिलेगा। चंबा जिला, चंबा जिला में डलहौजी शहर के उत्तर पूर्व में पाया जाएगा। यानी तीसरी स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही हो जाएगी। चलिए 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? मोरिनो भेड़ की एक नस्ल है। मोरिनो भेड़ की एक नस्ल है जो मुख्य रूप से समशीतोष्ण अक्षांशों के शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। मोरिनो इज अ ब्रीड ऑफ शिप फाउंड मेनली इन ड्राई एंड हॉट एरियाज ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड। तो ये वाली तो स्टेटमेंट सही है, पर हमसे पूछ गलत रहा है, तो गलत वाला देखेंगे अभी कौन सा है। पायरोक्सिन खनिज तत्व में लोहा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर फाउंड इन मिनरल एलिमेंट पायरोक्सिन। ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, जल विद्युत की उत्पादन क्षमता की दृष्टि से रूस विश्व का अग्रणी देश है। रशिया इज द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर। तो दोस्तों यहाँ पे रशिया नहीं, यूएसए है सबसे एक। जल विद्युत की उत्पादन क्षमता की दृष्टि से रूस नहीं, यूएसए नंबर 1 पे। ठीक है, तो तीसरा ही हो गया गलत। बाकी रास तनूरा तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब में औद्योगिक बंदरगाह शहर जुबैल के पास फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये सही है, सिर्फ सी वाला गलत था, मतलब गलत पूछ रहा था। चलिए 64 पे आते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, तो 64 में कौन सा विकल्प सही है? विश्व के शीर्ष औद्योगिक क्षेत्रों में से एक बवेरिया औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। बवेरिया औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? बवेरिया इंडस्ट्रियल रीजन, ये जर्मनी में मिलेगा आपको। दूसरा है खुलना, ढाका और चटगांव के बाद बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है खुलना। बांग्लादेश में स्थित एक पोर्ट सिटी है खुलना। बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला भी। ठीक है, खुलना कहाँ है? पूछ ले भैया, खुलना बांग्लादेश में एक पोर्ट सिटी है। क्या है? पोर्ट सिटी है। ठीक है भाई। तीसरा क्या कह रहा है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जापान का योकोहामा शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों जापान के योकोहामा को नहीं, ओसाका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, ओसाका। ठीक है, ओसाका रीजन को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। यानी 1 और 2 सही हो जाएगा इसमें से।
65 नंबर पे आते हैं, 1869 में निर्मित सुएज नहर को, अब सुएज कैनाल कब बनी? 1869 में। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जिससे यह यूरोप से एशिया का सबसे छोटा समुद्री मार्ग बनता है। बिल्कुल सही है, टाइम पीरियड जरूर याद रखना। जौहर जल संधि सिंगापुर के उत्तर में स्थित मुख्य भूमि प्रायद्वीप मलेशिया और सिंगापुर के बीच है। स्टेट ऑफ जौहर कहाँ पे है? मेनलैंड पेनिनसुला मलेशिया, सिंगापुर और नॉर्थ ऑफ सिंगापुर। तो ये वाली भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपने मेरी मैपिंग देखी होगी तो आराम से समझ गए होगे। तीसरा कह रहा है माराकाइबो शुष्क वन मुख्य रूप से अर्जेंटीना के उत्तर पश्चिम तटीय क्षेत्र में है। माराकाइबो ड्राई फॉरेस्ट कहाँ पे है? माराकाइबो ड्राई फॉरेस्ट ये वेनेजुएला में है दोस्तों। माराकाइबो लेक माराकाइबो भी मैंने बताया था मैप में। साउथ अमेरिका का मैप पढ़ा होगा आपने अगर मेरा, तो वेनेजुएला में है माराकाइबो, जो ये वहीं पड़ेगा। यानी 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? उत्तर पूर्वी राज्य असम की सीमा 2 पड़ोसी देशों बांग्लादेश और भूटान से लगती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम शेयर इट्स बॉर्डर विद 2 नेबर बांग्लादेश एंड भूटान। बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कोरी क्रीक एक प्रकार का टाइडल क्रीक है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरवन में, तो ये तो पता होगा आपको, कच्छ में है, गुजरात है ना। पाकिस्तान से इसके लिए भी हमारा रिवॉल्ट चल रहा था, मतलब विवाद चल ही रहा है। मडी एरिया है, दलदली एरिया है, तो कोरी क्रीक गुजरात में है। भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैला है, मतलब 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वहाँ किसी और की जो वो होते हैं क्या, प्लेन शिप्स ये सब नहीं आ सकते हैं ना, वो हमारा एरिया है 200 नॉटिकल माइल तक, तो ये ठीक है। यानी पहला और कौन सा इसका, पहला और तीसरा सही होना चाहिए। 67 में भी पूछ रहा कौन सा सही है दोस्तों। काली मृदा को सामान्य रूप से रेगुर मृदा तथा काली कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। कपास उन क्षेत्रों की सबसे सामान्य पारंपरिक फसल रही है जहाँ काली मृदा पाई जाती है। कॉटन हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल क्रॉप इन एरिया वेयर ब्लैक सॉइल इज फाउंड, ये भी ठीक है। काली मृदा में जल धारण की क्षमता होती है। ब्लैक सॉइल हैज़ द कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर, ये भी सही है। काली मृदा स्वतः जुताई वाली मृदा के रूप में भी जानी जाती है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ कल्टिवेटिंग सॉइल। चारों सही हो जाएंगे इसकी, ठीक है। 68 देख लेते हैं क्या कह रहा है। गौरीपुर थर्मल पावर प्लांट असम राज्य में धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गौरीपुर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन द धुबरी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ असम। ये सही है, बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा ये। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में है। जो सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में भी है और असम में भी है, दोनों में मिल जाएगा ये। तीसरा कह रहा है लौह अयस्क एवं कोयले का उत्पादन उड़ीसा राज्य के कटक और मयूरभंज जिले में होता है, ठीक है। मयूरभंज जिले में होता है, ये वाली गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि निकल का उत्पादन होता है उड़ीसा राज्य के कटक और मयूर जिले में। लौह अयस्क का नहीं, निकल का होता है, ठीक है, निकल, ठीक है, इसको याद रखिए, निकल या निकल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यानी इसका भैया सिर्फ पहला और दूसरा सही है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, कोल मतलब कटक किस लिए फेमस है और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का निकल के लिए, ठीक है, निकल 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 निकल। 69 देखते हैं भैया, ये तो मैंने अभी मैप में आपको कराया था। अगर आपने अभी मेरा एशिया का मैप देखा होगा तो आराम से इसको बता जाओगे। जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, उत्तर से दक्षिण लगाने, मतलब नॉर्थ से साउथ में सेट करने हैं, ठीक है। तो समझ गए होगे। होकाकुंडू बताया था ना, होकाकिडू होन्शु शिकोकू क्यूशू, होकाकिडू होन्शु शिकोकू क्यूशू, 4 बार बोला था कि बोलो इसको, होकाकिडू होन्शु शिकोकू क्यूशू, होकाकिडू होन्शु शिकोकू क्यूशू, ठीक है। यानी याद हो गया होगा, बी हो जाएगा। देखते हैं 70 नंबर क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनना है। अराल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अराल सी फॉर्म नेचुरल बॉर्डर बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। हैफलॉन्ग झील विश्व और भारत की सबसे ऊंची झील में से एक है जो सिक्किम में नहीं। तो जो विश्व और भारत की सबसे ऊंची झील है वो है कौन सी, गुरु डोंगमर झील। ये गुरु डोंगमर झील, ठीक है, गुरु डोंगमर झील है, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। लेक टिटिकाका कहाँ पर है? लेक टिटिकाका बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया, ये सब मैं करा चुका हूँ मैप में, बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथी कह रहा विश्व की सबसे गहरी लवड़ी झील मृत सागर है। वर्ल्ड डीपेस्ट सलाइन लेक इज डेड सी, कौन सी? डेड सी। तो बिल्कुल 1, 3, 4 इसका सही होना चाहिए, 1, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 3, 4, ठीक है, समझ गए होगे। चलो 71 पे आ जाते हैं। 71 में मैचिंग करनी है अपन को, कौन सी मैचिंग है मिला लेते हैं। लोकगीत है सैकुटी जाई। सैकुटी जाई कहाँ का लोकगीत है? मिजोरम का लोकगीत है सैकुटी जाई, मिजोरम का सैकुटी जाई।
सनालमोक ये कहाँ का है दोस्तों? सनालमोक मणिपुर का है, सनालमोक मणिपुर का है। भाखा लोकगीत जम्मू कश्मीर का है, दसखाटिया उड़ीसा का है। ठीक है, तो यानी इसके हिसाब से ए सही बैठेगा। फिर से मिलवा देता हूँ। सैकुती जाई आपको कहाँ का मिल जाएगा? सैकुती जाई मिजोरम का है, सनालमोक आपका मणिपुर का है, भाखा जम्मू कश्मीर का है, दक्षता आपका हो जाएगा उड़ीसा का। ठीक, दसकाठिया माफ़ करना, दसकाठिया उड़ीसा, यानी ए है ऑप्शन। ठीक है, कोई समस्या परेशानी करते रहो इसको। ठीक है, चलिए 72 पे आ जाते हैं। 72 क्या कह रहा है? औषधि और उसके वनस्पति स्रोत हैं। एट्रोपिन, एट्रोपिन किस लिए काम आता है? बेलाडोना। एट्रोपिन बेलाडोना, एट्रोपिन किस लिए है? बेलाडोना वनस्पति स्रोत से मिलता है एट्रोपिन। मॉर्फिन किससे मिलता है दोस्तों? हमें मॉर्फिन वनस्पति स्रोत है पोस्ता। क्या है भैया वो मॉर्फिन का वनस्पति स्रोत? पोस्ता। कुनैन, कुनैन क्या है? कुनैन है सिनकोना। कुनैन क्या है? सिनकोना से मिलता है हमको कुनैन। और बच गया पपेन, ये पपीते से मिल जाता है। पपेन पपीते से, यानी 72 का क्या हो गया? सी हो गया, 72 का सी। 73 देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, कौन सा सही होगा? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम ये कब आया था? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में आया ये। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम ये कब आया था? 2002 में आया ये धन शोधन निवारण अधिनियम। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम ये कब आया था? 1989, 1989 में आया था। ठीक है, जीवन बीमा और क्रेडिट कार्ड गारंटी अधिनियम ये कब आई? ये तो लेटेस्ट का है, 2021 का। यानी इसके हिसाब से चलेंगे तो 3 2 1 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 2 1 4। ठीक है, 74 देख लेते हैं। राज्य है और उससे के लोक नृत्य कौन से सही हैं? अब बिहू आपको बहुत पता है, फेमस असम का है भैया, और असम में यहाँ बिहू तो दिख नहीं रहा है। तो दूसरा कौन सा है? बुगुरुम्बा, ये भी असम का ही है। ठीक है, असम का ही है बुगुरुम्बा। हरियाणा का बहुत फेमस डांस है फाग। कौन सा है? फाग या धमाल भी वहीं का है, फाग या धमाल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का दोस्तों कौन सा है फेमस? तो हिमाचल प्रदेश का आपको मिल जाएगा माहूस। कौन सा? माहूस। और जम्मू कश्मीर का कुद दांडी नाच। कौन सा है? कुद दांडी नाच, यानी इसका बी सही हो जाएगा। फिर से मिलवा देता हूँ। असम का क्या हो जाएगा दोस्तों? बागरुम्बा हो जाएगा, हरियाणा का भाग हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का महासू हो जाएगा, कश्मीर का कुड़ी डांडी नाच हो जाएगा, बी हो गया। ठीक है, 75 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 75, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ग्रीन पीस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में नहीं है, नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम है ना, पता होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ है? एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इसका कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ये सही हो जाएगा। वेटलैंड इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वैगनिंगन में है, वैगनिंगन, ये भी नीदरलैंड में ही है, वैगलिंगन। ठीक हो जाएगा, ये भी वैगनिंगन भी नीदरलैंड में है। पर्यावरण रक्षा कोष ये एम्स्टर्डम गलत है, ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड, यानी सिर्फ 2 और 3 सही हुआ इसका, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। चलिए 76 देख लेते हैं। 76 कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सर्फेस इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली ड्यू टू विच ग्लोबल वार्मिंग अकर। तो ये तो पता होगा, बच्चों वाली चीज़ है, बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो ये तो पता है आपको बिल्कुल, SO2 वाटर से मिलकर H2SO4 बना के एसिड रेन करती है। तीसरा है वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होती है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होती है वायुमंडल के, किसमें? ग्रीन हाउस उत्सर्जन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की होती, कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं। ठीक है, तो ये तो तीसरा इसके हिसाब से गलत है, पहला दूसरा तो सही है भाई। CO2 ज़्यादा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। चलिए 77 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए थे, उन्हें 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। अब वही SDG गोल के बारे में कौन सा सही है? लक्ष्य 1 जो है वो किस लिए था? गोल 1 जो देखिए पहला गोल जो है वो किस लिए था दोस्तों? गरीबी उन्मूलन या जीरो पॉवर्टी के हिसाब से तक है ना, जीरो पॉवर्टी। ये 0 यानी ये तो गलत हो गया, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे अगर, तो जेंडर इक्वालिटी आपका गोल 5 था, ये गोल 5 होना चाहिए था। ठीक है, जीरो हंगर गोल 2 है, ये वाला सही है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग गोल 3 है, ये भी सही है। क्वालिटी एजुकेशन गोल 4, ये भी सही है, यानी 2 3 4 सही है, इसका सिर्फ बी होना चाहिए इसका। ठीक है, बी हो जाएगा। 78 देख लेते हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा
पीएम आशा योजना कब शुरू करी गई थी? तो पीएम आशा योजना शुरू करी गई थी 2018 में। कब करी गई थी? 2018। पीएम आशा योजना लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव इंश्योरिंग रिन्यूएबल प्राइसेस 2018 में, ठीक है। 79 में देखते हैं। वर्ष 1960 में आय वितरण के आकलन के उद्देश्य से महानुलोबिस समिति को स्थापित किया गया है। 1960 महानुलोबिस कमेटी सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 1960, ये ठीक है। दूसरा कह रहा है 1950 में गठित योजना आयोग की स्थापना शिवरमन की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की स्थापना करी गई थी। मतलब कह रहा है प्लानिंग कमीशन फॉर्म इन 1950 वॉज एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड चेयरमैन ऑफ के शिवरमन। ये गलत है, के शिवराम नहीं थे, के सी नियोगी थे। कौन थे? के सी नियोगी, ठीक है। इनके रिकमेंडेशन पे करा गया था प्लानिंग कमीशन का जो स्थापना है वो, यानी इसका सिर्फ एक सही है, दो गलत हो जाएगा। 80 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करी गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, ये ठीक हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों ये 5वीं नहीं 4थी पंचवर्षीय योजना थी। क्यों? 1969 से 1974 के टाइम की बात कर रहे हैं ना, 1969 से 1974, यानी ऑप्शन ए सही है सर। 81 देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 संबंध में सही विकल्प का चयन करना। कौन सा सही है? योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का यह लगातार 8वां बजट है। कौन सा बजट है? 8वां बजट है, बिल्कुल ठीक है। 8 साल हुए सरकार को भी। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लगातार 6ठी बार उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा में बजट पेश करा है दोस्तों। तो सुरेश खन्ना ने 6ठी बार नहीं 5वीं बार बजट सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो ये तो गलत थी स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 फरवरी को राज्य की विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया, ये ठीक है, यानी पहला और तीसरा सही है इसमें। 82 देख लेते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुनना है। कौन सा है? इस बजट में रामायण नामक महाकाव्य का जिक्र किया गया है रामायण नामक महाकाव्य का। तो ठीक है, ये तो सही है। राज्य का राजकोषीय घाटा 3.46% है। जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है? 3.46%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना डाटा। फिजिकल डेफिसिट 3.46%। इस बजट में मुख्य रूप से उद्योग, महिलाओं तथा युवाओं को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है दोस्तों। तो ये नहीं है। इस उद्योग में गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को, ठीक है। किसको किसको? एक तो गरीब, किसान, महिलाएं और युवाओं, ठीक है। गरीब, किसान, महिलाएं, युवाओं को दिया गया, यानी 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। फिर से उत्तर प्रदेश बजट से रिलेटेड सवाल है। राज्य की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल सही है। पहले पे महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य अब राजस्व अधिशेष राज्य है। राजस्व अधिशेष मतलब रेवेन्यू सरप्लस राज्य है उत्तर प्रदेश। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल रेवेन्यू सरप्लस में है। इस बजट को महिला बजट भी कहा गया है क्योंकि इसमें राज्य में मातृशक्ति और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किया गया है। तो दोस्तों इस बजट को पिंक बजट कहा गया है, मातृशक्ति नहीं। क्यों कहा क्या कहा गया है? पिंक बजट, लड़कियों का फेवरेट होता है ना, पिंक बजट कहा गया है, महिला बजट नहीं, ठीक है। इसी सब के लिए, क्योंकि मातृशक्ति और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के कारण पिंक बजट, यानी ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं। 84 कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के लिए सही का चयन करना है। कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। अ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज बीइंग फॉर्म्ड इन बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। ये इस योजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर औद्योगिक वाणिज्यिक, मतलब कह रहे योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में जैसे नहीं सब बना हुआ है, इंडस्ट्रीज भी हैं और आपका कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ मतलब सारे ऑफिसेज भी हैं और घर वर भी हैं, फ्लैट्स, उसकी तरह बनाया जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कामकाज के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। 6 नहीं, ये 8,000 करोड़ का है, यानी पहला और दूसरा सही होना चाहिए इसमें। यार ऑप्शन पहला दूसरा है नहीं, 1 और 2 ऑप्शन सही करिए लीजिए आप इसको, ठीक है। 86 देख लेते हैं क्या कह रहा है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने करोड़ का आवंटन करा गया है? तो इसके लिए दोस्तों आवंटन करा गया है 86,000 करोड़ का। कितना? 86,000 करोड़ का। इनमें से तो कोई नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 86 देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत
75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? 75,000 करोड़। तो ये आयुष्मान भारत में करा गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में किया गया है, दोनों में करा गया है। 75,000 करोड़ का आवंटन। कितना? 75,000 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बी देखते हैं, मतलब 87 देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राष्ट्रीय रहित हाइड्रोजन मिशन के लिए 4600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना? 4600 करोड़ रुपए का। तो गलत है, 600 करोड़ का करा गया। कितना? 600 करोड़। किसके लिए? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित करे गए। ठीक है, यानी ये गलत हुआ पहले तो। केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान है। कितना? 8500 करोड़। यानी सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, 88 देख लेते हैं। 88 क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में सही कथन बताना है कौन सा है। इस बजट के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी कब तक बनाना है? 2027 तक। ठीक है, इस बजट के अंतर्गत स्टार्टअप और निवेश के लिए कुछ और लाभ एक वर्ष के लिए 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिए गए हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएगी। ठीक है, 89 क्या कह रहा है? हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य को निम्नलिखित में से किस रैंकिंग में शामिल करा गया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश को शामिल करा गया है किस रैंकिंग में? लीडर की रैंकिंग में शामिल करा गया है। किसमें? लीडर की रैंकिंग में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 90 पे आ जाते हैं। अब ये नवीनतम खनिज डाटा पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, नवीनतम खनिज डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। छत्तीसगढ़ इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ये ठीक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भारत, मतलब गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा साधारण नमक उत्पादक राज्य है। ये भी सही है, सबसे साधारण नमक के लिए गुजराती है। दांडी मार्च पढ़ा होगा आपने, इसीलिए। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक है, यानी कॉपर और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? एमपी में। तीनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएगी। 91 पे आ जाते हैं। नवीनतम कृषि डाटा के अनुसार शीर्ष 3 बाजरा उत्पादक राज्य कौन से हैं? ठीक है, शीर्ष 3 बाजरा उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे राजस्थान है, 2 पे यूपी है, 3 पे हरियाणा है। ठीक है, राजस्थान यूपी हरियाणा, राजस्थान यूपी हरियाणा। ठीक है, 92 पे आ जाते हैं। 92 क्या कह रहा है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सही विकल्प क्या है, ये बताइए। ठीक है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या मध्य प्रदेश की है। गलत है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। किसकी है भैया? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। फीमेल लिटरेसी वॉज हाईएस्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। ठीक। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। यानी 2 और 3 सही है इसका, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 93 देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। 93 में कौन सा विकल्प सही है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज दिल्ली। कौन है? दिल्ली है। ठीक है, सही है ये। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। जहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो कौन सा है? नागालैंड है। ठीक हो जाएगा। तीसरा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा है? अरुणाचल। जहाँ पे लिंगानुपात जो है, शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, वो अरुणाचल है। यानी इसका ए सही है। चलिए 94 देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सही बताना है कौन सा है। ठीक है, देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 774 है। जो शेड्यूल ट्राइब है, द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, कितने टाइप के शेड्यूल ट्राइब हैं? कितनी? 774। बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपको यहाँ पे कोई भी एसटी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। ठीक। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या जो है लक्षद्वीप में देखी गई है। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों, ये आपको लक्षद्वीप में नहीं मिलेगी। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? दादरा नागर हवेली में। ठीक है, दादरा नागर हवेली में। ठीक है, यानी पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन एसटी की आपको कहाँ मिलेगी? दादर नागर हवेली में। दादर नागर हवेली, DNH। 95 पे आ जाते हैं। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उच्चतम वन आवरण वाले शीर्ष 3 जिलों का नाम। तो सबसे नंबर पे पता होगा आपको, सोनभद्र है, फिर लखीमपुर है, फिर मिर्ज़ापुर है। सबसे ज़्यादा वन आवरण सोनभद्र, लखीमपुर और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, लखीमपुर, मिर्ज़ापुर। ठीक है, मुन्ना भैया। चलो 96 पे आ जाते हैं। 96 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है?
उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है। यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब बना था? 1974 में। नौगज़ा पीर कौन? नौगज़ा पीर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो नौगज़ा पीर सोनभद्र में नहीं, सहारनपुर में है ये कहाँ है? सहारनपुर में। तो ये तो गलत हो गया। हस्तिनापुर हस्तिनापुर को जैनियों की काशी कहा जाता है। जैनियों की काशी कहा जाता है, ये ठीक है। ठीक है, हस्तिनापुर को जैनों की काशी कहते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के समय में कन्नौज नगर को नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता था। कन्नौज को क्या बोलते थे? नगर महोदया श्री। नगर महोदया श्री, यानी 134 सही है। 134 बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 पे आ जाते हैं। 97 क्या कह रहा है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान झांसी में है दोस्तों। तो शुरुआती गलत है, लखनऊ में है। ये कहाँ पे? लखनऊ में है। ठीक है, पहली चीज़। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में शहर में है, ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं, इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ठीक हो जाएगा। चौथा कह रहा भारतीय चरगा एवं चारा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में नहीं, ये झांसी में। ये कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, यानी 2 और 3 इसका सही होगा। 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर पे आते हैं। नीचे 2 कथनों दिए हैं कि कौन सा सही है, ये बताना है। वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। किसको किसको करा गया था? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में चंदौली में है, उसको करा गया था। ठीक है। दूसरा कह रहे 1935 में देश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य तत्कालीन उत्तर प्रदेश लेकिन वर्तमान उत्तराखंड में मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है मथुरा संग्रहालय भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा शहर में एक पुरातात्विक संग्रहालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1875 में करी गई थी। तो मथुरा संग्रहालय 1200, ये ठीक है सब कुछ, बस यहाँ 1874 होना चाहिए। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1874 में, याद रखिएगा इसको। तो ये तो गलत हो गया। तीसरा 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर शहर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। कौन? कानपुर। ठीक है ये। और 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनाया गया था। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी कब बनाया गया? पार्शियल कैपिटल 1921 में। ठीक है ये, यानी 134 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। 100 पे आ जाते हैं। 100 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनामों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कौन से उत्तर प्रदेश के उपनाम भी हैं? जैसे आंवला नगरी, ये प्रतापगढ़ को कहते हैं आंवला नगरी, ये ठीक हो जाएगी। पूर्व का सिराज किसको कहते हैं? पूर्व का सिराज जौनपुर को कहते हैं, गाजीपुर को नहीं कहते हैं, ये होना चाहिए। काशी की बहन किसको कहते हैं? काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? गाजीपुर को। धान का कटोरा चंदौली को कहते हैं, ये सही है। यानी 1 और 4 सही है दोस्तों। कौन सा सही है? 1 और 4 सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 101 क्या कह रहा है? सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है। ठीक है, अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का 100 होता है, यानी ठीक है। बर्फ़ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है जल का। और पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस है, ये भी सही है। मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा 357 डिग्री सेल्सियस। सारे ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। 102 पे आ जाते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी सही हो जाएगा। लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता नहीं, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। भाई विद्युत ऊर्जा जब बिजली लगाओगे तभी तो आवाज़ आएगी, विद्युत को ध्वनि में करता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है, तो ये भी गलत है। माइक्रोफोन भी ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड करेगा, उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाएगी। यानी 1 और 2 सिर्फ सही है। 1 और 2 सही होगा। इसमें नीचे 2 अभिकथन कारण बताने आपको कौन सा सही है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का अणुओं की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। गैस अणुओं का वेग बहुत अधिक होता है और द्रव्यमान बहुत कम होता है।
द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी हाई एंड देयर मास इज़ वेरी लो। तो ठीक है दोस्तों, ये इसका कारण भी है इसी वजह से। ठीक है, सही होगा ये। चलिए 104 देखते हैं। 104 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से सही कौन है ये बताना है आपको। ठीक है, किसी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक गैस के दाब को क्रांतिक दबाव कहा जाता है। द प्रेशर ऑफ गैस रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है ये। दूसरा, क्रांतिक ताप और दाब पर इकाई द्रव्यमान की गैस के आयतन को गैस का क्रांतिक आयतन कहते हैं। यानी द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ यूनिट मास एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एक आदर्श गैस का दबाव उसकी प्रति इकाई आयतन गतिज ऊर्जा का 1/3 होता है दोस्तों। तो उसकी प्रति इकाई आयतन गतिज ऊर्जा का 1/3 होता है क्या आदर्श गैस दबाव? ये क्या सही है? तो ये गलत है। प्रति इकाई आयतन का 1/3 नहीं होता है 2/3 होना चाहिए था। यहाँ कितना होता है? 2/3 होता है, यानी 2/3 होता है दोस्तों। यानी 1 और 2 इसका सिर्फ सही होगा। 105 देख लेते हैं हम। सूती कपड़ा मीलें अक्सर समुद्र के पास स्थापित की जाती थी। देखते ना, चाहे ब्रिटिश का टाइम हो चाहे अभी, समुद्र के पास नमी अधिक होती है जिसके कारण सूती धागा आसानी से नहीं टूटता है। इसीलिए दोस्तों, अब जैसे असर्शन कह रहा है, मतलब कथन ये है कि सूती कपड़े की मीलें जितनी सब समुद्र के किनारे होंगी, इसीलिए क्योंकि नमी के कारण वो टूटेगा नहीं। तो बिल्कुल ये कथन कारण दोनों बिल्कुल सही हैं इसके। 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित हैं? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और गामा किरणें। यानी 2, 3, 4 होना चाहिए। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। लाइट वेव, रेडियो वेव, गामा वेव, ये सब क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब साउंड के लिए तो माध्यम चाहिए ना, अगर सॉलिड लिक्विड गैस में ही चलेगा, जहाँ माध्यम नहीं है वहाँ नहीं चलेगा, है ना। तो यानी 2, 3, 4 सही हो जाएगा। 107 देख लेते हैं। 107 कह रहा है मिथाइल अल्कोहल का एक रंगहीन ज्वलनशील तटस्थ तरल है। इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 64.7। ठीक है। नेक्स्ट, मिथाइल अल्कोहल के विषैले गुणों के कारण इसका उपयोग एथिल अल्कोहल को विकृत करने में किया जाता है। ड्यू टू द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल अल्कोहल इट इज़ यूज टू डीनेचुरल एथिल अल्कोहल। ये भी सही हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल का उपयोग पेंट, वार्निश, सेल्यूलाइड, शेल के आदि को घोलने के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। ये भी सही था आपका। चौथा कह रहा है कि पेट्रोल और एथाइल अल्कोहल के मिश्रण का उपयोग मोटर इंजनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो पेट्रोल और मेथाइल अल्कोहल होना चाहिए था, ना कि एथिल अल्कोहल। किसके? मेथिल अल्कोहल। यानी चौथा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 108 देख लेते हैं। 108 क्या कह रहा है? गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का मिश्रण होता है। गन पाउडर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर। ठीक हो जाएगा ये। दूसरा कह रहा है आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के साथ सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इन मॉडर्न डायनामाइट सोडियम नाइट्रेट इज यूज अलॉन्ग विथ नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। ब्लास्टिंग जिलेटिन में 7% नाइट्रोसेल्यूलोज और 93% नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण होता है। ये भी सही हो जाएगा। जो ब्लास्टिंग ग्लिसरीन है उसमें कितना मिक्सचर होता है? 7% नाइट्रोसेल्यूलोज और 93% नाइट्रोग्लिसरीन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, तीनों सही है। 109 पे आ जाते हैं। सोडियम मेटा बाईसल्फाइड का उपयोग जैम, सॉस और अचार के परीक्षण में करते हैं। किसका? सोडियम मेटा बाईसल्फाइड। बिल्कुल सही है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग शीतल पेय और अम्लीय खाद्य अचार में किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट का उपयोग। ठीक हो जाएगा। पशु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। पशु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन करते हैं। ये भी सही है। मिर्गी के इलाज में पोटेशियम ब्रोमाइड का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब किसी को मिर्गी की बीमारी, तो किसका उपयोग करेंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड का। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ब्लीचिंग ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए किसका यूज़ करते हैं? एनिमल चारकोल का। सोडियम बेंजोएट किसके लिए यूज़ होता है? सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैम, सॉस, इन सब में प्रिजर्व करने के लिए। सिंपल, चारों हो गए। 110 पे आ जाते हैं। 110 अपना क्या कह रहा है? ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट में सेमीकंडक्टर के रूप में जर्मेनियम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल बताया था, सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है आपका। ठीक है, ये आपका कौन हो जाएगा? मतलब ये आपका सेमीकंडक्टर हो जाएगा, जर्मेनियम वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, आतिशबाजी में हरा रंग बनाने के लिए
स्ट्रोंशियम लवण और गहरा लाल रंग बनाने के लिए बोरियम का उपयोग किया जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हरा रंग बनाने के लिए बेरियम का उपयोग होता है। पहली चीज़ किसका होता है? बेरियम का होता है अगर आपको हरा रंग बनाना है। और आपको लाल रंग अगर बनाना है तो उसके लिए स्ट्रोंशियम का यूज़ होगा। लाल रंग के लिए स्ट्रोंशियम का यूज़ होगा और हरे रंग के लिए बेरियम। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए शीशा और टिन से बने शोल्डर का उपयोग किया जाता है। शोल्डर मेड ऑफ लेड एंड टिन आर यूज टू कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, ये यानी 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 111 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। द प्लम पुडिंग मॉडल फॉर एन एटम वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो ये जे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? जे थॉमसन भाई ने, मेरे जे थॉमसन। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सही है। बर्तनों और कपड़ों पर भूरे धब्बे पानी में मैंगनीज की अधिकता के संकेत हैं। ब्राउन स्पॉट ऑन यूटेंसिल एंड क्लॉथ्स आर इंडिकेटर ऑफ एक्सेसिव मैंगनीज इन वाटर। ये भी सही है। पोटेशियम परमैंगनेट एक गहरे जामुनी रंग का यौगिक है जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक और कीटनाशक के रूप में करते हैं। ये सही है। 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 112 देखते हैं क्या कह रहे हैं। सड़कों को रोशन करने के लिए अक्सर पीले लैंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इन लैंपों में सोडियम गैस का उपयोग होता है। कभी सुना नहीं यार, सोडियम जला दो, गलियों में बोलते हैं ना, सोडियम लाइट लगाते हैं। अब तो नहीं यूज़ करते, अब तो खैर एलईडी लगने लगी। कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को अगर नरम करना है तो किसका यूज़ करेंगे? वॉशिंग सोडा का यूज़ करेंगे। ठीक है। तीसरा कह रहा है फोटोग्राफी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो ये गलत है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है, यानी तीसरा गलत है। चौथा कह रहा है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये बताया था अभी इससे पहले भी जब साइंस का टेस्ट कराया था। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्रियाशील है, हाथ में भी लोगे तो वो तुरंत जल जाएगा, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा? बस दूसरा गलत, नहीं तीसरा गलत हुआ है ना, यानी 1 to 4 सही है इसका। कौन सा सही हो जाएगा? 1 to 4। 113 में आते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का उत्पाद करते हैं, इसलिए उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता नहीं, उत्पादक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर। कंज्यूमर थोड़ी हैं, फूड बना रहे हैं। चलिए, घटपर्णी और नेपेंथिस पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। कौन कौन? पिचर और नेपथेंस प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ये कीड़ बच्ची पौधे आमतौर पर ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट यूजुअली ग्रो इन सॉइल्स दैट आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यानी दोस्तों 2 और 3 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 114 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का। इंसेक्ट आर स्टडीड अंडर एंटोमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भैया ऑर्नियोलॉजी में बर्ड्स का अंदर करते हैं। तो ये गलत, ऑर्निथोलॉजी होता है। वो क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है, ऑर्नियोलॉजी नहीं। तीसरा कह रहा है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ये सही है, ये सही है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दों का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत ये भी सही हो जाएगा, गुर्दों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में करते हैं। और ऑन्कोलॉजी का संबंध कैंसर की बीमारी के उपचार से जोड़ा है। ऑन्कोलॉजी इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी 1, 3, 4, 5 सही हो जाएगा। ठीक है, 115 देख लेते हैं। रेबीजधारी टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने करा था? एडवर्ड जेनर ने। तो ये गलत है। रेबीज टीके का आविष्कार लुईस पास्चर ने करा था। लुई पास्चर ने करा था। लुई पास्चर गलत है ये, मतलब ये नाम लिखा है लुई पास्चर। चेचक के टीके का लुई पास्चर नहीं, देखिए ऐसे समझ लीजिए, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने करा, रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने करा। यानी पहला दूसरा तो गलत हो गया। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉनस सॉल्क ने की, ये थी। ठीक है, ये सही है। पोलियो वैक्सीन किसने की थी? जॉनस सॉल्क। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीर ने की, ये भी सही है, यानी 3 और 4 सही है। ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टाइनर। पोलियो की खोज जॉन सॉल्क। 116 पे आ जाते हैं। आंवले में आंतरिक परिगलन रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है। इंटरनल नार्कोसिस डिसीज इन गूसबेरी
कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फूल गोभी में बंटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। द बंटनिंग डिसीज इन cauliflower कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ये। तीसरा कह रहा है गाजर में कैविटी स्पॉट रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है, ये गलत है। ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। किसके कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण। और मटर में मार्च रोग नाइट्रोजन की कमी नहीं, ये मैंगनीज के कारण होता है। उल्टा कर दो इसको भी, मतलब ऐसा कर दो, रुको, ऐसे कर लो। मटर में जो मार्च रोग है ये किसकी कमी के कारण? मैंगनीज के कारण। गाजर में कैविटी स्पॉट रोग नाइट्रोजन कमी के कारण। यानी पहला दूसरा सेट सही है इसमें, ठीक है। 117 देख लेते हैं। फाइलेरिया या फील पाँव, फाइलेरिया या फील पाँव वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इसको। फिलेरिया या एलिफेंटिसिस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद अ राउंड वर्म कॉल्ड वुचेरिया बैनफ्रॉन्टी। देखा होगा नहीं, हाथी पाँव जैसा मोटा मोटा पाँव हो जाता है, उस बीमारी का नाम कह रहा है। ये किसके लिए वजह से होता है दोस्तों? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है और बीमारियों को बचाता है, ये भी सही है। वसा न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है बल्कि ऊर्जा का भंडारण भी करती है। क्या करती है? ऊर्जा का भंडारण। फैट नॉट ओनली प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी बट स्टोर एनर्जी, ये भी सही है। प्रोटीन आपके शरीर के ऊतकों को मरम्मत और निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन हेल्प इन फाइटिंग डिसीज बाय रिपेयरिंग द डैमेज डोन, नहीं होता, डैमेज बोन होना चाहिए। डैमेज नहीं, डैमेज डन इन द बॉडी, ठीक तो है, बोन क्यों मैं बोलूँगा, हड्डियों की बात थोड़ी हो रहा है। जो भी शरीर में नुकसान हो रहा है उसकी मरम्मत करता है, ठीक है ये। यानी इसके चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए 118 पे चलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ मानवता मिक्सीडेमा, जड़ मानवता मिक्सीडेमा हासी मोतो रोग, रोग देख रहे हो कैसा है, जड़ मानवता मिक्सीडोमा हासी मोतो रोग सामान्य घेंगा आदि रोग हो जाते हैं। एक तो जड़ मानवता है, दूसरा है मिक्सीडोमा, तीसरा है हासी मोतो रोग या सामान्य घेंगा रोग, ये सब हो जाते हैं किसकी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से, तो ठीक है ये। एड्रेनल मॉडुला या एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। A hormone called adrenaline or epinephrine is secreted from the adrenal medulla. This is called fight or flight, मतलब fight और flight, ठीक है, ये भी ठीक है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, रक्तचाप, जल, उपापचय, पसीना, क्रोध, तापमान नियंत्रण आदि का केंद्र बिंदु है। हाइपोथैलेमस इज इन द ब्रेन इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ हंगर, थ्रस्ट, लव, हेट, जो भी कुल मिला के आपके मन में आता रहता है ना, ये सब हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में उसकी वजह से आता है ना, जो भी विचार आपके मन में आते रहते हैं उसी वजह से आते हैं, ठीक है। यानी इसका कौन सा सही हो गया? इसके हिसाब से तीनों ही सही हो गए। 119 देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रामपुर ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है दोस्तों, ठीक है, दूसरा स्थान मिला है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है, ना कि रामपुर को मिला है, ये नहीं, कौशाम्बी को मिला है। किसको मिला है? कौशाम्बी ब्लॉक को, कौशाम्बी को। दूसरा, लखनऊ विश्वविद्यालय को हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा श्रेणी ए विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, श्रेणी ए, ठीक है। उत्तर प्रदेश हाल ही में देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य बना है। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य। उत्तर प्रदेश के शहरों के मुख्य बाजारों में बने और बंद हो चुके सिनेमाघरों को हाल ही में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी गई है कि जो भी सिनेमा हॉल है ना, उन बंद हो चुके हैं, उनमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दो। तो यानी इसका स्टेटमेंट 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कानपुर के आदर्श सिंह को हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चौथे खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। आदर्श सिंह कहाँ के भैया? कानपुर के हैं, ठीक है। हाल ही में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजाति संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। जनजाति संग्रहालय कहाँ कहाँ? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, ये भी उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जल जीवन मिशन की हर घर योजना के तहत नल कनेक्शन प्रदान करने में देश में शीर्ष स्थान हासिल करा है, यूपी ने दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी सही है। मतलब दोस्तों इसके सारे ही सही हो जाएंगे, ठीक है, इसके सारे ही सही हैं। 121 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है, दूसरी वंदे भारत को, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में
उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को दिवाली पर मुफ्त रसोई सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, ये भी सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे व इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है, ये भी ठीक हो जाएगा। चौथा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी और गोरखपुर जिले के अस्पतालों में किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस यूनिट खोलने की घोषणा की गई। तो ये आगरा नहीं है, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर है। लखनऊ होना चाहिए, आगरा नहीं। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में किडनी ट्रांसप्लांट वाला सिस्टम चलेगा। यानी 1 2 3 सही है, 4 गलत है। ठीक है, याद रखना, करंट का सवाल है। 122 देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बीएचयू में देश का तीसरा वृद्धावस्था देखभाल और पुनर्वास केंद्र बनाने की घोषणा की है। कहाँ पे करी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के बीएचयू में। सही है ये। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अरविंद सिंह ने हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में रोइंग के लाइट वेट पुरुष डबल स्कल्स में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अरविंद सिंह ने। ठीक है, ये बुलंदशहर के। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में दिव्यांग तेजवीर अभिनव चौधरी और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों इसके सही स्टेटमेंट है, कोई गलत नहीं हो। देखते हैं 123 कह रहा है हाल ही में यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी में मेरठ ने चैंपियनशिप जीती है। तो ये दोस्तों मेरठ ने नहीं जीती है, ये मुरादाबाद ने जीती है, ये गलत हो जाएगा। मेरठ ने नहीं, मुरादाबाद। दूसरा कह रहा है रेलवे बोर्ड की अतिरिक्त सदस्य सौम्या माथुर ने हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने? सौम्या माथुर ने। तो ये सही है। तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास सीजी सिटी में नौसेना सौर संग्रहालय के निर्माण कार्य परियोजना का शिलान्यास किया है। ये भी सही हो जाएगा, सीजी सिटी इकाना स्टेडियम में। ठीक है, यानी 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 2 और 3 बिल्कुल सही है। 124 देख लेते हैं। वेटिकन सिटी के भीतर स्थित सेंट पीटर बेसिलिका जिसके गुंबद की ऊंचाई 450 फीट और व्यास 136 फीट है, ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चर्च का खिताब हासिल किया है। दुनिया के सबसे बड़े चर्च का खिताब हासिल किया, ये ठीक हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। किसके लिए? पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा मशहूर अभिनेत्री और लेखिका सोनाली बिंद्री ने हाल ही में अपनी चौथी किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। तो ये बुक है वेलकम टू पैराडाइज, ये लिखी है ट्विंकल खन्ना ने, जो बीवी है अक्षय कुमार की। ठीक है, ट्विंकल खन्ना ने। यानी कौन सा सही है? 1 और 2 सिर्फ सही है, डी सही होगा। 125 देख लेते हैं भैया। 125 क्या कह रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात में आवंटन करा। ठीक है। चंपई सोरेन को हाल ही में झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। झारखंड का अगला मुख्यमंत्री किसको? चंपई सोरेन। ठीक है, ये भी ठीक है, ये सही हो जाएगा। कोयला मंत्रालय के तहत भारत कुकिंग कोयला है, कोकिंग नहीं, कुकिंग कोल लिमिटेड ने हाल ही में अत्याधुनिक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली मधुबंध वसारी क्या है भैया? मधुबंध वासरी वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की घोषणा की है। ये भी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा आपका। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ, राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का शुभारंभ किया है। सारे इसके सही हैं दोस्तों, याद रखना, करंट के सवाल हैं ये। 126 देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा को हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया भैया? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मेघालय सरकार के पूर्व मंत्री शरद बरकोटोकी का हाल ही में निधन हो गया है। किसका भैया? बरकोटोकी। तो ये दोस्तों मेघालय सरकार के पूर्व मंत्री नहीं थे, ये असम सरकार के थे। ठीक है, किसके थे? असम के। असम होना चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। हाल ही में भारत में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा देश भर के शहरों से कच्चे डेटा को केंद्रित और सुव्यवस्थित करने के लिए एक अभूतपूर्व पहल शुरू की गई है। यानी पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, 127 पे आ जाते हैं।
कौन सा कथन सही है बताना है। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में रिकॉर्ड समय में स्वर्ण पदक जीता है। 37th नेशनल गेम्स ज्योति याराजी हैज़ रिसेंटली won द गोल्ड मेडल इन 100 मीटर हर्डल इन रिकॉर्ड टाइम। किसने जीता? ज्योति याराजी। तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा, हाल ही में कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले जाहिद हुसैन ने दक्षिण कोरिया में आयोजित प्रतिष्ठित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत। तो ये सिल्वर पदक जीता, ये भी सही हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के उज्जैन उपग्रह परिसर को हरी झंडी देने की घोषणा की है। ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करा है। कहाँ पर करा है? देवघर में 10,000वें। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। सारे ही सही हैं, इसके याद रखना, सारे सही हैं। चलिए 128 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। कहाँ पे? चित्रकूट में तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। ठीक है। ये हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस वसा को खत्म करने के प्रयासों के तहत अपना पहला प्रमाणन जारी किया है दोस्तों। तो ये दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक ने नहीं, ये WHO ने करा है। किसने करा है? WHO ने, या विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल सकते हो आप, तो ये गलत है। Blood.in ने हाल ही में अस्पतालों और ब्लड बैंकों के लिए भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ब्लड प्लस लॉन्च किया है। ठीक है, ब्लड प्लस की ऑन डिमांड आपको ब्लड मिल जाएगा। कहाँ पे? Blood.in। ठीक है, ब्लड प्लस इंडियाज फर्स्ट ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक, यानी 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा प्लेटफॉर्म। 129 पे आ जाते हैं। 129 क्या कह रहे हैं? 129 कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, अगेन वही बताना है आपको। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके? रूस के सर्वोच्च नागरिक संविधान से नहीं, तो ये फ्रांस के इनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। किसके? फ्रांस के। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। दूसरी कह रहा है तमिलनाडु में 2 और स्थानों को हाल ही में रामजार साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक रामजार साइटों वाला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि तमिलनाडु में भारत में सबसे ज़्यादा रामजार साइट्स हो गई हैं और टोटल 16 हो गई है। याद रखिएगा, तमिलनाडु में टोटल अब कितनी हो गई है? 16 रामजार साइट्स। ठीक है। भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में बांग्लादेश में एक स्मारक बनाया जा रहा है। तो ये पता होगा आपको, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का शुभारंभ किया है। तो ये भी ठीक है। 2, 3, 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक हो जाएगा ये। दूसरा कह रहा है केरल हाल ही में इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारत का पहला राज्य बना है। ठीक हो जाएगा। तीसरा कह रहा है राजस्थान पवेलियन ने हाल ही में राज्य पवेलियन श्रेणी में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक भी जीता है। तो राजस्थान ने नहीं जीता है दोस्तों, ओडिशा ने जीता है। किसने जीता है? ओडिशा ने। ठीक है, तो ये गलत था। 14 कह रहा एयर मार्शल मकरंद रनाडे को, किसको? मकरंद रनाडे को हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो ये सही है। किसको? मकरंद रनाडे नए महानिदेशक है भारतीय वायुसेना के। 1, 2, 4 बिल्कुल ठीक है। चलिए 131 देख लेते हैं। 131 क्या कह रहा है? पवन कुमार को हाल ही में रक्षा मंत्रालय में मुख्य सलाहकार रूप में चुना गया है। मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? पवन कुमार बने हैं रक्षा मंत्रालय में। ठीक है। भारत के केरल में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पश्चिमी घाट में कैंडोलोमाइसिस और अल्बोस्कास्मोसस नामक मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की है। अब इस प्रजाति का नाम जिसने रखा ना उसको कसम से इतना मारूं मेरा मन करता है। क्या नाम रख देते हैं? क्या है? फिर से पढ़ते हैं। कैंडोलोमाइसिस अल्बोस्कास्मोस, लग रहा गाली दे रहा हूँ मैं किसी को, नामक मशरूम की नई प्रजाति। क्या याद रखिए आप, कैंडोलोमाइसिस और अल्बास्मोसस। ठीक है, केरल से मिली है। ठीक है, दूसरे सही है। तीसरा है 3 भारतीय वैज्ञानिकों राहुल R. नैयर,
मेहुल मलिक, तन्मय को हाल ही में लंदन में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। तो ये तीनों ही सही हो जाएगा, ठीक है, तीनों सही है। 132 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। केनिया के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में अबू धाबी में किया गया है। तो दोस्तों ये पता होगा आपको, अबू धाबी में नहीं, दुबई में किया गया है। कहाँ करा गया है? दुबई में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कह रहा है हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में इंडोनेशिया के जकार्ता में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये ठीक है। डैनियल नोबोआ ने हाल ही में इक्वाडोर के 48वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने? डैनियल नोबोआ ने। यह भी सही है, 134 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। 133 देखते हैं कौन सा कथन सही है बताना है। केंद्रीय रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर हाल ही में कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। कहाँ? कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलुरु में, ठीक हो जाएगा ये। दूसरा कह रहा है इस डाकघर का निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के तकनीकी सहयोग से लॉर्सन एंड टॉर्बो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये इस डाकघर का निर्माण जो ये तो ठीक है, पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे नहीं है, मद्रास है, ठीक है। दिस पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्सन एंड टॉर्बो कंस्ट्रक्शन विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द IIT मद्रास, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत हो गई। इस डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके हुआ है। दिस पोस्ट ऑफिस हैज रिसेंटली बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D कंक्रीट प्रिंटिंग, ठीक है। पहला और तीसरा सही हो जाएगा। 134 देख लेते हैं। 134 क्या कह रहा है? गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन ऑफ विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट फॉर इट्स फेमस अराकू कॉफ़ी एंड ब्लैक पेपर क्रॉप्स, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के गिरिजन को ऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को हाल ही में अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट इनकी कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ने विशाखापट्टनम के गिरिजन को, किसको? विशाखापट्टनम के, ये विशाखापट्टनम गिरिजन को, ठीक। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन ये विशाखापट्टनम का, ये गलत हो गया। दूसरा, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन ने हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। कौन है भैया PM नया न्यूजीलैंड का? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ऋत्विक रंजनम पांडे को हाल ही में 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 16वें, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में रोगी संरक्षण अधिकार चार्टर का अनावरण किया गया है। द पेशेंट प्रोटेक्शन राइट चार्टर हैज़ रिसेंटली बीन अनवील्ड बाय WHO, ठीक है। यानी 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 135 पे आ जाते हैं। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं 2023 की सूची जारी की गई है। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है? निर्मला सीतारमण 35वें स्थान पर है। तो दोस्तों निर्मला सीतारमण गलत है, 32वें स्थान पर आए हैं। सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 32वें नंबर पर, ठीक है। मतलब समझ लो, विश्व की 100 में 32 पे है। दूसरा है रोशनी नडाल मल्होत्रा। अब रोशनी नडाल मल्होत्रा ये 98 पर है, ये गलत है। अब आपके मन में आएगा ये क्यों हम याद करें? क्योंकि इंडियन है, इंडियन लोगों का आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा इंडियन कौन सी पोजीशन पे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंडियन कौन से नंबर पे? तो वो 60वें नंबर पे है, क्योंकि ये HCL की चेयरपर्सन रही हैं, ठीक है। सोमा मंडल जो है ये 17वें स्थान पर है, ये ठीक है। किरण मजूमदार 76वें पे, ये ठीक है। तो इंडियंस का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली निर्मला सीतारमण का। यानी 1 और 2 गलत मैच कर रहा था, ठीक है। 136 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कौन सा सही है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए R21 मैट्रिक्स M नामक एक नए टीके की उपयोग की सिफारिश की है। कैसी? R21 मैट्रिक्स M, ठीक है। दूसरा, पश्चिम बंगाल ने हाल ही में अपने राज्य पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दे दी है। किसको? नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब नीलगिरी पश्चिम बंगाल में क्या करेगा भैया? तमिलनाडु, एक सेकंड सॉरी माफ़ कीजिएगा। नीलगिरी देखिए तमिलनाडु में है ना, तो ये तमिलनाडु होगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो हो गया गलत। तीसरा क्या कह रहे हैं? तीसरा कह रहे हैं भारतीय नौसेना का जहाज इम्फाल को हाल ही में मुंबई में नौसेना बेस पर आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। किसको? इम्फाल को, ये सही है।
Indian origin Australian citizen Samir Pandey has recently become the first person of Indian origin to become the Lord Mayor of City of Parramatta Council in Sydney। ये याद रखना है आपको। मेयर बन गए हैं कौन? भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक समीर पांडे, सिडनी में सिटी ऑफ पैरामाउंटा काउंसिल के। ठीक, सही है ये, यानी इसके 3 सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। 137 पे आते हैं। 137 क्या कह रहा है? हाल ही में प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें 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 और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पुष्पा भारती। प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यह भी सही हो जाएगा। और हाल ही में गोवा, गुजरात और उत्तराखंड के बाद विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला, गोवा में है, गुजरात में है और उत्तराखंड के बाद विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, यानी इसकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए 138 पे आ जाते हैं। 138 क्या कह रहे हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हुआ है। तो ये मद्रास नहीं, बॉम्बे, IIT बॉम्बे। 3 भारतीय अधिकारियों विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को हाल ही में श्रीलंका के गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। तीसरी क्या कह रहा है भाई? तीसरी कह रहा है नेपाल हाल ही में समलैंगिक विवाह पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। नेपाल में भैया देख रहे हो सेम सेक्स मैरिज होने वाला पहला साउथ एशियन कंट्री बना है, ये ठीक है। सुधा मूर्ति हाल ही में कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये ठीक है, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 139 देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसके संबंध में मुख्यमंत्रियों का कौन सा सही है? मोहन यादव को MP का मुख्यमंत्री चुना गया, ठीक है। वासुदेव देवनानी को राजस्थान का मुख्यमंत्री, गलत है। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चुना गया है। विष्णुदेव राय, इनको भैया छत्तीसगढ़ के चौथे और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री चुने गए हैं। लाल दुहुमा को मिजोरम के 6ठे मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, किसको? लाल दुहुमा को, ये भी ठीक है। अनुमुला रवंता रेड्डी को तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, ये भी सही है। यानी 1, 3, 4, 5 सही, बस दूसरा गलत हो जाएगा। 140 पे आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 से संबंधित सही विकल्प बताना है, कौन सा है? ठीक है, ये बिल 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, यह विधेयक 18 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। लोकसभा में 12 को आया, राज्यसभा में 18 को आ गया। यह विधेयक जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी निर्वाचित सीटों में से 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान करता है। कितना? 1/3, ठीक हो जाएगा। यह आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू किया जाता है। विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, तो ये चारों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 141 देख लेते हैं। 141 कह रहा है कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। उत्तर प्रदेश राज्य मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। तो उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश ही में किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है भैया। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में हिंदू कुश हिमालय में अनुकूलन और लचीलेपन का निर्माण नामक एक पहल शुरू करी है। किसने? ADB ने शुरू करी है। कौन सी भैया? बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रिजाइलेंस इन द हिंदू कुश हिमालय। ठीक है, ये किसने करा? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है। RBI ने हाल ही में प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल, कच्छ मर्केंटाइल, श्री मोरबी सिटीजन और भाभर विभाग सहित गुजरात सहकारी बैंकों को गैर अनुपालन के लिए दंडित किया है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें पेटीएम को भी लगा देना चाहिए था। 142 देखते हैं दोस्तों। 142 क्या कह रहे हैं? बेंगलुरु स्थित स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में सतीश कुमार कालरा को अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है। तो सही हो जाएगा क्या? सतीश कुमार कालरा इंतरिम MD एंड CEO है, मतलब कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, इमरजेंसी में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन हाल ही में चेन्नई में किया गया। तो ये गलत है, ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और हाल ही में देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम नमो भारत रखा गया। क्या रखा गया? नमो भारत। ये ठीक है, रैपिड रेल सेवा नमो भारत, यानी 1 और 3 सही है, पहला ऑप्शन हो जाना चाहिए। 143 कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। ठीक है, ये भी करंट का सवाल है, कौन सा सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय के संग्रहित कार्यों को शामिल करते हुए 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण किया है। तो ठीक हो जाएगा। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन लैक्सचिक को
हाल ही में अफ्रीका ने मंजूरी दे दी। किसने दी है? अफ्रीका ने चिकनगुनिया वैक्सीन। सही है ये। रॉबर्ट फीको को हाल ही में चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसका? स्लोवाकिया का रॉबर्ट फीको को। ये भी सही हो जाएगा। 1 2 3 बिल्कुल सही है इसका। 144 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी पूछ रहा है कौन सा सही है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश कानपुर में देश की पहली एआई सिटी स्थापित करने की मंजूरी मिली है। नहीं, कानपुर में नहीं, लखनऊ में स्थापित करने की मंजूरी मिली है एआई सिटी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और मंडी के शोधकर्ता ने हाल ही में कैंसर रोधी दवा कैप्टोथिन, ठीक है, कैप्टोथेसिन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पौधों की कोशिकाओं का निर्माण किया है। ये ठीक हो जाएगा। भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है। किसकी? छठे सत्र की करी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली। 2 और 3 सही है इसका। चलिए 145 पे आ जाते हैं। 145 क्या कह रहे हैं? कौन सा विकल्प सही है बताना है। रघुराम राजन ने अर्थशास्त्री रोहित लांबा के साथ मिलकर हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक एक अभूतपूर्व पुस्तक जारी करी है। क्या करी है भैया? ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। किसने? रघुराम राजन। बिल्कुल सही है ये। दूसरा क्या कह रहा है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की हालिया रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी ने $97.6 बिलियन की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर आदमी का खिताब जीता। नहीं, अडानी जी हैं ये। गौतम अडानी है ये। कौन है? गौतम अडानी। पता होगा ये। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भैया। दूसरे की बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट इज ल्यूक फ्रीडन को हाल ही में लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन है? ल्यूक फ्रीडन। कौन है? ल्यूक फ्रीडन। और लग्जमबर्ग की कैपिटल पूछ ले तो वही है, लग्जमबर्ग सिटी हो जाएगी। यानी पहली और तीसरी तो स्टेटमेंट सही है अब तक। चौथी कह रहा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल इंजन लॉन्च किया है। रेफरेंस गैसोलीन और डीजल इंजन। ठीक है, ये 134 सही है। दूसरा गलत होगा बस। 146 देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने हाल ही में संजीव अग्रवाल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया भैया? संजीव अग्रवाल को। ठीक है। ये रूस देश हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से बाहर हो गया है। रशिया हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी ऑन कन्वेंशन ऑन आर्म्ड फोर्स इन यूरोप। ठीक है, ये पर दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ये इसको मतलब कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है, यानी बी होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपना अपना अलग अलग करंट अफेयर्स है, कोई लिंक नहीं है उसका। 147 पे आ जाते हैं। बिहार के एक समर्पित शिक्षक दीप नारायण नायक को हाल ही में प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 के लिए सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बिहार के नहीं है, वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के हैं। दीप नारायण नायक ग्लोबल टीचर अवार्ड इनको मिला है। दीप नारायण नायक। ठीक, यानी पहली स्टेटमेंट तो गलत थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ने हाल ही में मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा अर्जेंटीना के 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज के लिए अर्जेंटीना सरकार के साथ अन्वेषण और विकास समझौता करने की घोषणा की है। ये सही है, बिल्कुल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है। किसको? अयोध्या हवाई अड्डे को। ठीक है। पेरूमल मुरुगन की फायर बर्ड ने हाल ही में साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार जीता है। 2 3 4 बिल्कुल सही है। इसमें नाम याद रखना, पेरूमल मुरुगन। क्या जीता है? फायर बर्ड ने हाल ही में साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार। ठीक है। 148 में आ जाते हैं। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 368 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करा। कितनी? 9 परियोजनाओं का। ठीक है। कोलकाता में द बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में ममता बनर्जी ने हाल ही में सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो बिल्कुल दादा बंगाल द टाइगर भी थे, बनाना भी चाहिए। तीनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये करंट के सवाल हैं, याद रखिएगा। 149 देख लेते हैं। कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में रघुराम अय्यर को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। किसको? रघुराम अय्यर को। ठीक, कोई गलती नहीं है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने हाल ही में बॉलीवुड हार्ट थ्रोब और जेन जेड आइकन कार्तिक आर्यन को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दोस्तों बिल्कुल सही। तीसरा, प्रसिद्ध स्विस घड़ी निर्माता राडो ने
हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार कटरीना कैफ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी ठीक है। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये बहुत गलत बात है आईसीसी ने, ठीक है। तो ये भी सही है, वैसे कोई गलत नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई गलत नहीं है। 150 देखते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 98वें डीजीएसपी और आईजीएसपी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये गलत है, मोदी जी ने नहीं करा है, अमित शाह ने करा है, ये तो गलत हो गया। भारतीय पीएम ने हाल ही में वैश्विक दिग्गजों को पछाड़ते हुए 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया भैया, ठीक है, 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए मोदी जी के भी, सही है। पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना विश्व बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है, ये भी सही हो जाएगी, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है घोल मछली को हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य मछली का घोषित किया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घोल फिश गुजरात की स्टेट फिश बन गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये करंट के सब इंपॉर्टेंट सवाल ही हैं, हर एक, आपको ये क्वेश्चन मत समझो ये एक करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स है, पूरे साल का कवर हो जाता है एक टेस्ट में, समझ रहे हो। तो ये तीनों सही है। तो दोस्तों ये हो गया पूरा एक टेस्ट। कैसा हुआ आपको, इसको लगाने का तरीका यही है, करंट देखते जाओ, लर्न करते जाओ, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह अपना रिवाइज हो जाएगी इसी से। 4 टेस्ट हो गया, अभी 6 और कराऊंगा, मज़ा आ जाएगी आपको। प्रीलिम्स तक जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट लगा लीजिए। इसमें देखिए एग्रीकल्चर डाटा भी कवर हो जाता है, मिनरल डाटा भी कवर हो जाता है, बजट भी कवर हो जाता है, ठीक है, और आपका ये जो करंट होती है ये भी कवर हो जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब रिवीजन हो जाती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाँ, टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन करा है यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ को, तो टेलीग्राम पे कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं।